नमस्कार, मैं निशा पंचवानी। स्वागत है आपका आज के हमारे इस स्पेशल इंटरव्यू में, जहां आज हम बात करेंगे टैरोट कार्ड्स की गहराई के बारे में, अंकों के जादू के बारे में और रेकी की शांत ऊर्जा के बारे में। आप सभी के अनसुलझे सवालों का जवाब देंगी आज की हमारी स्पेशल गेस्ट वैशाली सप्रे जी। बहुत-बहुत स्वागत है आपका बीसीएन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। इस रोचक यात्रा की शुरुआत करते हैं रहस्यमयी दुनिया के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे टैरोट कार्ड्स हमारे भविष्य को कैसे दर्शाते हैं। देखिए, टैरो कार्ड्स जो है ये एक 78 कार्ड्स होते हैं और ये इजिप्ट की प्राचीन विद्या है। तो यहाँ पे जो होते हैं कार्ड्स, इनके अंदर अलग अलग पिक्चर्स बने हुए होते हैं। और ये पिक्चर्स क्या होते हैं कि हाँ, एक इंसान की लाइफ में अच्छा बुरा क्या हो सकता है, उसका पूरा इसमें लाइफ साइकिल बना हुआ है। एक इंसान की पूरी जिंदगी जो है उसमें कैसे वो एक बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद में वो कैसे आगे बढ़ते चले जाता है ना, वो पढ़ता लिखता है, देन वो आगे अपने लाइफ में सब उसके लाइफ में एजुकेशन होता है, देन वो अपना शादी करता है, जॉब, करियर, सारी चीजें होती है। तो उसमें रिलेटेड ना इसके अंदर अलग अलग पिक्चर्स बने हुए हैं और एक इंसान का लाइफ जो होता है, पूरा लाइफ साइकिल जो है वो इसके अंदर होता है, इन कार्ड्स के अंदर। देन इसमें ये हो जाता है कि इसके अंदर ये जो टैरो कार्ड्स है ये एक यूनिवर्सल एनर्जी इन कार्ड्स के अंदर समाहित है। और ये जो एनर्जी है वो कैसी एनर्जी समाहित है कि किसी भी इंसान के अंदर लाइफ में अच्छा बुरा जो कुछ भी हो सकता है, उसको ये कार्ड जो है वो एक इंसान के बारे में जो हम यहाँ पूछते हैं कि भाई मान लीजिए मैंने आपके बारे में पूछा, तो आपके लाइफ में अगर मान लीजिए रैंडमली कोई क्वेश्चन अगर आप करती है, तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या होगा, वो कार्ड आपकी एनर्जी से पहले इसमें कनेक्ट होंगे। देन फिर वो एनर्जीज जो होती है वो हमको यूनिवर्स के, हमको यहाँ पे ये कार्ड्स के अंदर जब कैच हो जाती है, तो मैच होने के बाद में आपकी एनर्जीज, फिर हम आपको इसका प्रिडिक्शन करके बताते हैं, क्योंकि कार्ड्स वही आएंगे जो आपकी इस वक्त आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही है उससे रिलेटेड बताएंगे। तो ये कार्ड्स हो जाता है, तो एनर्जीज। दूसरा है कि एक इंसान की लाइफ की जर्नी बताते हैं। तीसरा ये कि ये कार्ड जो होते हैं इसके ऊपर भी ग्रह नक्षत्रों का इफेक्ट होता है। ये कार्ड जैसे एस्ट्रोलॉजी है, बस एस्ट्रोलॉजी के जैसे ही ये कार्ड है। और इन कार्ड्स की मदद से हम अपने लाइफ में हर एक जो प्रॉब्लम होता है, जैसे शादी, स्टडीज, करियर, लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, इंसान की कोई भी प्रॉब्लम जो लाइफ में इस वक्त चल रही है, कोर्ट मैटर से लेके हर एक चीज, ऐसा क्या है जो आप इन कार्ड्स के जरिए आप नहीं पूछ सकते। आप कुछ भी क्वेश्चन इस कार्ड्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप ये कार्ड जिसके पास में कार्ड रीडिंग करने के लिए जा रहे हैं उनका एक्सपीरियंस क्या है, वो उनका लेवल क्या है। क्योंकि देखिए आजकल आप देख रहे हैं कि आज बहुत कॉमन चल रहा है, बहुत सारे लोग इन सारी चीजों को कर रहे हैं। तो क्या होता है, जब आप इन कार्ड के साथ में जब आप काम करना शुरू करते हैं, तो आपका एक वर्क एक्सपीरियंस भी बहुत मायने रखता है कि आप कितने लोगों को गाइड कर चुके हैं और अपने लाइफ में मतलब क्या ऐसा है जब आप लोगों को गाइड करते हैं, लोगों के प्रिडिक्शंस, लोगों के आंसर जब परफेक्ट जाते हैं, तो क्या हो जाता है, लोगों का आपके ऊपर भरोसा बढ़ते जाता है। तो भरोसा क्यों बढ़ता है, क्योंकि आपके बताए हुए गाइडेंस से लोगों को कुछ ना कुछ वो चीजें जो आपने बताई है वो कहीं ना कहीं उनके लाइफ में वैसी हुई है। तो इसमें क्या हो जाता है, एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम होता है। जैसे एक डॉक्टर होता है, वो एक व्यक्ति जो होता है वो अपने आप को डॉक्टर को सरेंडर कर देता है एक ऑपरेशन थिएटर में, तब डॉक्टर जो है उसके चाहे जान बचा ले, चाहे तो उसके साथ में कुछ भी हो सकता है। ठीक उसी तरीके से जब हमारे पास से लोग आते हैं, तो उनकी लाइफ में अगर उनको शादी करना है, तो हम शादी करें या नहीं, इस बंदे या इस बंदी के साथ में एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। उसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं कि हमको हमारी लाइफ में स्टडी से रिलेटेड हम कौन सा सब्जेक्ट लें, या उनकी लाइफ में जैसे कोर्ट मैटर्स होते हैं, डाइवोर्स जैसी कंडीशंस होती हैं, या कभी कभी हेल्थ इश्यूज के लिए लोग आते हैं कि मैडम ठीक होंगे या नहीं, ये कंडीशन है, ये इंसान ठीक होगा नहीं। कभी कभी बहुत यंग एज के लोग होते हैं जिनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ रहता है। एक केस आया था बीच में, तो उन्होंने मुझे पूछा था कि ब्रेन स्ट्रोक हुआ है तो फिर क्या करें आगे, हम इनके लिए इतना ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर ने बहुत बताया, कोई गारंटी लिया नहीं, हम इनके लिए ऑपरेशन करें या नहीं करें। फिर मैंने उनसे कहा कि नहीं, आप जरूर ट्रीटमेंट करवाइए, बहुत अच्छे तरीके से वो रिकवर हो जाएंगे, एटलीस्ट एक नॉर्मल लाइफ जिएंगे। बट टच वुड सच में वो चीज वैसे ही हुई कि वो बंदा जो है उसका ऑपरेशन हुआ, 6 महीने के बाद में उन्होंने ऐसा लोगों के सहारे से चलना वगैरह शुरू करके, और वो अपने एक साल के अंदर अंदर वो अपने वापस अपने बैंक में जाकर उन्होंने अपनी जॉब शुरू की। तो इन सब चीजों के लिए रेकी हीलिंग का भी सहारा लिया गया, प्लस फैमिली को एक जो बताया गया कि नहीं, आप उनका ट्रीटमेंट कीजिए। आप ऐसा नहीं कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि नहीं हम गारंटी नहीं लेंगे, आप ट्रीटमेंट करवाइए। तो ऐसे कई केसेस है जहां पे ऐसा लगता है लोगों को कि अभी हम क्या करें, क्योंकि ऐसे होता है ऑपरेशन आजकल लाखों की अमाउंट देनी होती है। तो उस टाइम के लिए इंसान सोचता है कि अगर नहीं बचने वाला होगा तो हम क्यों करें। तो बहुत अच्छे मुझे मेरी लाइफ में, मैं इन कार्ड्स के माध्यम से, डाउजिंग के माध्यम से लोगों को बहुत अच्छा गाइडेंस दे पाई हूँ। टचवुड के वो सारे लोग जिनके लिए मैंने जो बातें बोली थी वो आज मुझे बहुत अच्छे तरीके से दिख रहे हैं। मैम, अगला सवाल कि हर बार कार्ड्स अलग रीडिंग बताते हैं, अगर सवाल बदला जाए तो अलग रीडिंग बताएंगे, लेकिन अब वही सवाल है तो क्या रीडिंग सेम आती है कि थोड़ा बदल के आती है?
देखिए ये कार्ड्स कैसे बताते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। कार्ड्स क्या होते हैं, आपकी दिमाग की एनर्जी क्या काम कर रही है। देखिए अभी ऐसा लग रहा है कि मान लीजिए मैंने किसी की शादी के लिए क्वेश्चन किया हुआ है, तो इसमें अगर कार्ड बताते हैं रैंडमली कि हाँ हाँ आप इस बंदे के साथ में शादी कर सकते हैं, फिर बात आगे बढ़ती है, फिर बात आगे बढ़ने के बाद हो जाता है ऐसा कि सामने वाले की तरफ से जवाब नहीं आ रहा। अब जवाब नहीं आ रहा तो क्या हो रहा है, क्योंकि एक प्रोसेस हो गई है, शादी इस व्यक्ति के साथ में होगी या नहीं, ये आपने क्वेश्चन किया। अब क्या हुआ, हमारे कार्ड में अगर मान लीजिए आ जाता है कि आपके यहाँ पे शादी होने के चांसेस है। अब क्या होगा, आप जब सामने वाले से बात करते हैं, बात करने के मन में आपकी क्या होती है, थॉट और एनर्जी उस टॉपिक को लेके क्लियरिटी होती है। उसके मन में क्या होता है, अगर वहां से जवाब नहीं आ रहा है तो वापस से आप मेरे पास में आकर अगर क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे बताया जा सकता है तब कहीं जाकर कि बात क्योंकि आगे बढ़ चुकी है, तो अब वहां से रिश्ते के लिए हाँ होगा या ना होगा। तो क्वेश्चन एक ही होता है, लेकिन वो आपके विचार, आपके काम करने के एक्शन के हिसाब से कार्ड्स एक ही क्वेश्चन के आंसर जो है वो अलग अलग आ सकते हैं। हमने मैम बहुत बार देखा है कि यूट्यूब पे भी कुछ चैनल से पर्टिकुलर जो ऑनलाइन टैरेट कार्ड की रीडिंग देते हैं पर्सनली, तो ऑनलाइन रीडिंग लेना और सामने फिजिकली जाके रीडिंग लेना, इसमें कितना अंतर होता है कार्ड्स में, या सेम ही रहती है ये चीज? देखिए इसमें ऐसा है कि सेम ही फ्रीक्वेंसी रहती है, लेकिन सामने आकर कुछ लोग क्या होता है कि नहीं मैडम हमको आपसे मिलके ही करना है प्रेडिक्शन। तो क्यों, क्योंकि क्या होता है कभी कभी लोगों को हमारी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी में, वो सामने फेस टू फेस जब आप बैठते हैं किसी के, तो आपको क्या होता है, बहुत सी एनर्जीज आपकी हील होती है। जिस मास्टर के पास बैठकर आप रीडिंग प्रेडिक्शंस कर रहे हैं वहां पे, तो उसमें क्या होता है, जैसे मेरे पास लोग आते हैं तो अक्सर बहुत दुखी आते हैं और एकदम जैसे मुझसे रीडिंग करके जाते हैं तो बोलते हैं मैडम आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो क्या हो जाता है, बहुत फर्क पड़ता है। देन अगर आप ऑनलाइन भी करवा रहे तो लोगों का यही मेरे लिए आंसर होता है कि मैडम आपसे मेरी बात हो गई, अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मेरे ना सिर्फ नागपुर या मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, मैं अलग अलग जगहों में जाती हूँ इंडिया में, ऑल वर्ल्ड में कहीं भी, तो वहां पे क्या होता है कि लोगों से सामने फेस टू फेस मिलती हूँ, वहां तो लोगों को अच्छा लगता ही है। लेकिन अगर मैं वहां पे नहीं पहुंच पा रही हूँ, जब लोग मुझसे ऑनलाइन रीडिंग प्रिडिक्शंस करवाते हैं, तब भी लोगों का यही कहना होता है कि मैडम आपसे रीडिंग प्रिडिक्शंस करवाने के बाद में चीजों में क्लियरिटी हो गई और हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और इवन कभी कभी सिर्फ लोग मुझसे फोन सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं कि मैडम आपसे बात करने के बाद हमको ऐसा हम हील हो गए, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या होता है, ये जो हमारा जो एक जर्नी है, टैरो की, डाउजिंग, न्यूमरोलॉजी, रेकी, ये सारी जो जर्नी है, इसमें क्या होता है, हम जो मास्टर्स होते हैं हम हीलिंग का काम करते हैं। और इस दुनिया में क्या होता है, कंटिन्यू कीलिंग का काम चल रहा है। कीलिंग का काम चल रहा है। जब कीलिंग का काम चल रहा है तो आपको हीलिंग की जरूरत होती है। तो जब आप उच्च कोटि के जो गुरुज होते हैं या रीडर्स होते हैं या रेकी मास्टर्स होते हैं, तो उनके पास क्या होता है, ऑलरेडी उनकी साधना की एक ऐसी ऊर्जा होती है। अगर आप, क्या होता है, लोग जब आते हैं ना, ऐसा ये होता है ना, इससे मरे मरे से आते हैं बेचारे, उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो क्या होता है, हम जो रीडर्स हैं, अगर हम सही तरीके से अपनी एनर्जीज और साधना और सारे गुरु मार्ग पे अगर चलकर हम लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं, तो सामने वाला जो होता है उसके अंदर अपने आप उसकी हीलिंग होती है। तो वो जो कीलिंग वाला सिस्टम चल रहा था ना, उसमें ब्रेक लगकर वापस से उनकी लाइफ में वो रिचार्ज होते हैं। रिचार्ज होने के बाद जाहिर सी बात है कि आपका वापस से माइंड स्टेबल होता है और आप अपने लाइफ में सही तरीके से वापस सोचने के लिए आपके अंदर कैपेसिटी आती है। और चक्रास, बहुत सारी चीजें होती हैं जो इस पूरे फील्ड में बहुत इंटरेस्टिंग है। देन ये गाइडेंस देने में मुझे तो लगता है कि ये बहुत अच्छा मुझे ईश्वर ने काम दिया हुआ है और मैं इस काम को करके लोगों को बहुत अच्छा गाइडेंस देना चाहती हूँ। मैम अभी तक की कोई ऐसा इमोशनल पहलू जो टैरेट कार्ड रीडिंग से जुड़ा हुआ है, आपके किसी क्लाइंट ने आपसे रीडिंग ली हुई है, वो किस्सा अगर आप साझा कर सके हमारे दर्शकों से तो? जी हाँ, एक बहुत अद्भुत मेरे साथ में, मैं बोल सकती हूँ, एक घटना हुई थी कि मेरी एक स्टूडेंट थी, वो हमेशा मतलब स्टूडेंट के पहले तो मेरे मुझसे कार्ड रीडिंग करवाती थी। देन उन्होंने मुझसे टैरो रीडिंग सीखा और डाउजिंग वो सीखना चाहती थी। तो उसके पहले मतलब ये हुआ कि एक बार ऐसे मैं कहीं गई थी वास्तु विजिट के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैडम मेरे पापा रात को 11 बजे से नाइट ड्रेस पहन के निकले हुए हैं और वो अभी तक घर पहुंचे नहीं है। तो क्या आप मुझे गाइडेंस दे सकते हैं कि एग्जैक्टली पापा कहाँ होंगे, कैसी सिचुएशन में होंगे? तो फिर मैंने उससे कहा ठीक है मैं घर जाके बताती हूँ। देन उन्होंने कॉल किया, मैंने खुद ही उनको कॉल जाके घर जाने का किया और फिर मैंने उनको बताया कि देखिए ऐसा ऐसा है, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि आपके पापा का किडनैप हुआ है, लेकिन आगे की बातें जो है मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि हम लोगों में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कुछ। तो वो बोले नहीं मैडम आप मुझे प्लीज बताइए, क्योंकि आपने मुझे अभी तक जो भी गाइडेंस दिया हो वो बहुत अच्छा परफेक्ट गाइडेंस था, इसीलिए मैं अभी, और आपके अलावा मैं किसी और के पास मैं नहीं जाना चाहती इस मामले में। तो जो भी आप मुझे बताइए, तो देखिए इसमें फिर आपको पूरी तरीके से मेंटली अगर प्रिपेयर होंगे तो ही मैं बताऊंगी, क्योंकि हमारे इसमें रूल्स होते हैं कुछ, हम उन रूल्स को, डिसिप्लिन को हम तोड़ नहीं सकते। बोले नहीं मैडम हम हर तरीके से रेडी हैं, क्योंकि हम बहुत ढूंढ लिए, हम पुलिस रिपोर्ट भी कर दिया, लेकिन ये हम अब चाहते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, हमको सीन क्लियर होना चाहिए। तो फिर मैंने उसे कहा कि आपके पापा का किडनैप हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनके साथ में कुछ तो अघटित हुआ है जो नहीं होना चाहिए। तो फिर वो बोले ठीक है, बोले मैडम आपने बताया, मैं
हम लोग देखते हैं, अपने से कोशिश करते हैं। फिर उन्होंने 15-20 दिन तक मुझे कुछ भी कॉल नहीं किया। देन 15 से 20 दिन के बाद में उनका खुद का कॉल आया। मेरे पास में नंबर था, लेकिन मुझे टेंशन हो रहा था। मैं सोच रही थी कि भगवान, हो सकता है कि मेरी ये जो मैंने उनको बताए बातें मेरी झूठी साबित हो, मेरे पापा सही सलामत घर आ जाए। फिर कभी कभी क्या होता है, हमें भी लगता है कि हम ऐसे कैसे किसी को फोन करके पूछ सकते हैं, अगर आ जाए वो मुझे कुछ उल्टा सीधा बोल दे। डर लगता है हमको भी। ऐसा नहीं है, ये काम बहुत जिम्मेदारी वाला है। किसी के लिए जीवन मृत्यु वाला जो क्वेश्चन है वो आप बहुत सोच समझ के हमको तो नहीं बताना यही रूल होता है। और मैं बताती भी नहीं हूँ, सीधी सी बात अगर मैं तो। पर उन्होंने कहा तो चलो ठीक है, मैंने बता दिया। तो 20 दिन के बाद जब उन्होंने मुझे कॉल किया, तो उन्होंने बताया कि मैडम आपने बिल्कुल सही बताया था, मेरे पापा किडनैप हुए थे और उनको मार डाला गया बहुत बुरे तरीके से। फिर उन्होंने बताया कि मेरे पापा लेबर जो होते हैं वो अलग अलग कंपनियों को प्रोवाइड करते हैं, और बाद में पेमेंट को लेके काफी टाइम से पापा के साथ में कुछ लोगों का बहुत ज्यादा झगड़ा चल रहा था। तो अभी क्या हुआ कि उन्होंने मेरे पापा को रात को 11 बजे फोन पे बुलाया। पापा नाइट ड्रेस पे बाइक लेके चले गए, और उसके बाद में पापा नहीं आए। तो फिर उन्होंने वो क्या किया था कि मेरे पापा को उसी बाइक में चेन से बांध के एक कुएं में मेरे पापा को डाल दिया था। तो उसने जब मुझे बताया तो मुझे एकदम मतलब बहुत अजीब से वाइब्रेशन, तो मुझे लगा कि बाप रे, ऐसे कैसे ये सब चीजें। फिर वो खूब रोई, उसने बताया मुझे ऐसा सब कुछ हुआ। और फिर वो मुझे बोली कि मैडम अब मुझे डाउजिंग सीखना है आपके पास में। अब डाउजिंग क्या होता है, एक्चुअली ये पेंडुलम होता है। इस पेंडुलम के माध्यम से हम प्रिडिक्शंस करते हैं, और मैंने उस टाइम में टैरो कार्ड रीडिंग ना करके मैंने ये पेंडुलम डाउजिंग किया था। और इस डाउजिंग के माध्यम से इवन मैंने उसको डायरेक्शन भी बताया था कि आपके पापा जहां भी घर है उसे इस डायरेक्शन में उनके साथ में आप उनको सर्च करेंगे तो संभावना है कि आपको मिल सकते हैं। और जो बताया था कि उसी डायरेक्शन में उनको, उसी डायरेक्शन के कुएं में उनको वो चीज मिली। चंद्रपुर की शायद किसी जंगल में उनको किया गया था, उनके साथ में एक कोइंसिडेंस जो हुआ था। फिर वो मेरे पास में आई और वो रीडिंग मुझसे करवा रही थी। तो उस टाइम में जो पेंडुलम होता है ना, जैसे देखिए अभी आपने देखा कि मूव कर रहा है, तो वो जब मैंने उसके ऊपर में कुछ एक इसका प्रोसेस होता है, सीखने का एक तरीका होता है। तो मैंने आज तक बहुत सारे लोगों को सिखाया हुआ है। लगभग 1 से 1.5 दिन में ये पेंडुलम डाउजिंग सीख लेते लोग मुझसे। वो मेरे पास 1 हफ्ता तक आ रही थी और वो इस चीज को नहीं कर पा रही थी, इसके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने उनसे कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। आज तक हर एक छोटे, मतलब मैंने एक 25 साल की लड़की को भी सिखाया था, 20 साल की लड़की को भी सिखाया, उनको तक को वो चीज प्रॉपर आ रही थी। और ये थोड़ी एजेड थी, लेकिन इसको क्यों नहीं आ रहा। फिर मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्या है आपके मन में चल रहा है कि आपको ऐसा क्यों, मतलब आपके मन में। सबसे पहले आप अपने आप को खाली कीजिए, आप बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये कार्ड नहीं, ये पेंडुलम आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा। फिर उसने मुझे कहा कि मैडम मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा का जिन्होंने खून किया, मैं उन लोगों को अपना मतलब एक गाँव भोजन देते हैं ऐसा खाने के लिए मैं उनको बुलाऊं, और उनके खाने में मैं पॉइजन मिला दूं। तो फिर मैंने उनसे कहा कि माँ मुझे माफ करो, मैं आपको डाउजिंग नहीं सिखा सकती, क्योंकि डाउजिंग से हम लोगों का एक अच्छे भले के लिए काम करते हैं। इस टाइप से अगर आपके मन में थॉट्स हैं तो कार्ड, ये जो डाउजर है या मेरे कार्ड्स हैं या जो हमारा अध्यात्म का जो काम होता है, उसमें आप किसी के लिए बुरा नहीं चाह सकते। बुरा चाहकर आप उनके लिए प्रिडिक्शंस नहीं कर सकते, क्योंकि ये यूनिवर्स, ईश्वर का काम आप इस टाइम यहाँ पे कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत, मतलब मेरी लाइफ में ऐसे कई सारे अनुभव ऐसे हैं जो मुझे, मतलब एक्चुअली ये सारा एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का। और ये पेंडुलम डाउजिंग का जो एक एक्सपीरियंस है, ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे हैं जो अगर आप बताने के लिए बैठेंगे तो शायद हमारा ये शो जो है वो कई घंटों तक चल सकता है, और आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेंगे, और पूरे रियलिटी से जुड़े हुए लोगों के साथ मेरे हुए एक्सपीरियंस है। मैं सचमुच भावुक हो गई मैम कि एक पेंडुलम के जरिए आप सामने वाले व्यक्ति के साथ क्या हुआ है उसका अनुमान लगा सकते हैं। मैडम आपने बातों बातों में कुछ एक बात कही कि कुछ टैरोट कार्ड रीडर्स के लिए एक रूल्स रहते हैं कि जो हम सामने जो हमसे रीडिंग ले रहा है हम उन्हें चाह के भी नहीं बता सकते जी लेकिन आज बात हो रही है मैम कुछ अनसुलझे सवालों के पीछे। जी कुछ ऐसे चुनिंदा रूल्स जो एक टैरोट कार्ड रीडर को अपने जरिए रखने चाहिए, और वो किस तरीके से वो बात ना बताते हुए लेकिन उनको उसकी गाइडेंस जरूर दे दे। आप कैसे बात करते हैं? इसमें देखिए क्या होता है कि रूल सबसे पहले ये होता है कि सबसे पहले अगर आप किसी को गाइडेंस दे रहे हैं, अगर आप किसी के लिए, एक लोग हमारे पास में थे, एक गुरु रूप, हमको गुरु मानकर ही आते हैं। तो एक टीचर, देखो स्कूल टीचर के पास में भी आप जाते हैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ में जाते हैं, क्योंकि वो बहुत जिम्मेदारी से आपके बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। इसलिए आप 30 से 40 बच्चे जो होते हैं एक क्लासरूम में होते हैं। ठीक उसी तरीके से क्या होता है जब हम कार्ड रीडिंग कर रहे हैं या डाउजिंग, न्यूमरोलॉजी, हम जो भी चीज भी मॉडलिटी से लोगों को हम गाइडेंस दे रहे हैं, तो वहां पे हम एक गुरु के रूप में लोग हमको देख रहे होते हैं। तो वहां पे सबसे पहले क्या होता है कि हम कैसे हैं। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं किसी के साथ में उसको बहुत ज्यादा लोगों को अलग, मतलब मैं अगर 2 चेहरे रखकर अगर जी रही हूँ,
तो उसमें क्या होता था, डिप्लोमेटिक, देखो डिप्लोमेटिक हर किसी को रहना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं आपके सामने हूँ तो मैं एक अलग तरीके से यहाँ पे रहूंगी, घर में मेरी फैमिली के साथ में अलग अलग लोगों के साथ में एक ही व्यक्ति होता है। वो डिपेंड करता है कि आपके साथ में कोई अच्छा बिहेव करता है, कोई बुरा बिहेव करता है, कोई रिश्ते में बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, डिपेंड करता है। उस हिसाब से आप लोगों को डील करते हैं। ठीक उसी तरीके से जब आप रीडिंग करने बैठते हैं तो आपके पास में कुछ लोग आते हैं, वो कभी कभी लोग पता है झूठ भी क्वेश्चन करते हैं। अच्छा। मेरे साथ में ये कोइंसिडेंस हुआ था 2008 में। मेरे पास में 2 लड़कियां आई थी, वो मुझे रीडिंग कर रही थी और मैं डाउजिंग के जरिए उनको मैं गाइडेंस दे रही थी। जब गाइडेंस दे रही थी तो एक लड़की जो थी, उसका जो पेंडुलम है उसके टाइम में पता है मूव ही नहीं कर रहा था, घूम ही नहीं रहा था। देखिए अभी भी देखो, जैसे कार्य देखो कुछ ना कुछ तो हिल रहा है, वो थोड़ा सा देखो, भले मैं बोल रही, लेकिन उस टाइम में था कि बिल्कुल ऐसे स्थिर हो गया था वो हिल नहीं रहा था। और मेरी लाइफ में वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि मुझे मेरे गुरुओं ने नहीं सिखाया था। क्योंकि जब आप इस फील्ड में आगे बढ़ते हैं ना, तो आपका एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखाता है, उसके जरिए ही आप मास्टर बनते हो। और ये आपको एक लॉन्ग टाइम का एक्सपीरियंस, जैसे मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो इस एक्सपीरियंस में लोगों को मैं डील करते करते, लोगों के लिए रीडिंग करते करते बहुत सी चीजें सीखी हूँ। तो मैं फिर मुझे समझ में आ गया कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। फिर मैंने उस लड़की से पूछा कि ऐसा क्या है कि मेरा ये पेंडुलम जो है हर बार घूमता है, आज ये क्यों नहीं घूम रहा है, आप मुझे बताइए कि क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है। तो वो एक्चुअली आई थी अपने भाई के उसका डाइवोर्स का केस चल रहा था। तो उसने मुझे भाई के बारे में पूछना था, मुझे क्या करना है। उसने अपने देवर का नाम बताया कि मेरे देवर का डाइवोर्स होगा। अब भाई मुझे क्या करना है, मैं उसके भाई के लिए पूछेगी तो भी वही आंसर देने वाली हूँ, और देवर के लिए भी बोलेंगे तो मैं वही आंसर देने वाली हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैडम, मैं अपने भाई के लिए पूछ रही थी, मैं झूठ बोल रही थी शायद, इसीलिए आपके पेंडुलम ने आपको वो आंसर नहीं दे रहा था। मतलब लोग इस टाइप से, अगर आप मान लीजिए सामने अगर आपके लिए रीडिंग करने के लिए बैठा हुआ है सामने वाला, और अगर वो गलत क्वेश्चन कर रहा है, तो आपकी कार्ड्स और आपके सामने वाले की एनर्जीज को आप अगर कैच कर पाते हो तो सामने वाले को आप क्रॉस क्वेश्चंस कर सकते हो। तो इसीलिए अपनी साधना की एनर्जी, आपका अपने काम के प्रति समर्पण, और जो हम जब ये सभी कोर्सेज करते हैं या सिखाते हैं, या हम अपने एक्सपीरियंस से, तो हमको कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशन हर एक रीडर को अपने अपने बनाने होते हैं। जरूरी नहीं कि जो मैं चीजें अप्लाई करी वो दूसरी रीडर अप्लाई करेगी, या मैं अगर बताती हूँ आज तो वो मुझे बोल सकते कि नहीं आपने ऐसा क्यों बताया, मेरे लिए तो ये चीज काम नहीं करती, मैं इस तरीके से काम करती हूँ। तो हर एक व्यक्ति एक ही काम होता है, उसको उसका एक अपना तरीका होता है, उसकी लाइफ के अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं हर एक व्यक्ति के अपना काम करने के। तो इसमें बस यही है कि आपको सामने वाले की एनर्जी, आपके जो आप जिन टूल्स को यूज कर रहे हैं वो बराबर आपको बताते कि नहीं यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, मैं अभी आंसर नहीं दे सकता। तो सामने वाले को जो पूछने वाला है उससे क्लियर और सही आंसर अगर सामने वाला करता है तो ही हम आपको सही प्रिडिक्शंस कर पाएंगे। अदरवाइज कुछ लोगों की प्रिडिक्शन सही नहीं जाते। जब सवाल ही सही नहीं है तो कैसे प्रिडिक्शन सही जाने वाले। जैसे मैम आपने बात कही कि वो लड़की ने अपने पिता के लिए आपसे रीडिंग ली थी, लेकिन आप थोड़ा हिचक रही थी बताने में उन्हें कि उनके पापा के साथ क्या एक्चुअल में होने वाला है। आपको सीधा अगर आंसर किसी को देना है, तो आप किस तरीके से उसे आंसर करेंगे? इसमें यही होता है कि हम लोगों को बताते हैं कि नहीं, हम इतना क्लियर आंसर नहीं बता सकते। हाँ, कुछ तो आपके पापा के साथ में हुआ है, थोड़ा सा वेट कीजिए, पुलिस में जाइए, और आगे क्या हुआ थोड़ा चीजों को एक जो हो सकता है एक प्रोसेस उसके साथ में होने दीजिए। फिर उसके बाद में अगर आपको कुछ क्वेश्चन होगा तो हम यहाँ बैठे, हम आपको जरूर गाइडेंस करेंगे। बहुत मुश्किल होता है, किसी की लाइफ का आप ना जिंदगी और जीवन और मृत्यु का आप नहीं बता सकते। एस्ट्रोलॉजी में भी यही रूल्स है, टैरो में भी, और कोई भी आपको, आप भगवान नहीं हो। क्या पता एक सेकंड में कोई ऐसा मिरेकल हो जाए कि सामने वाले की मौत हो और कोई बचा के लेके आ जाता है। हम देखते हैं कितने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, बच्चा गाड़ी के नीचे से भी बच जाता है, या कोई ऐसी कितनी सारी चीजें हो जाती है। तो इसीलिए भगवान है सबसे ऊपर, जो है बस भगवान है, ऊपर वाला है, उसके बाद में हमारा है। तो इसीलिए हमको बताया जाता है कि आपको ये किसी की जीवन और मृत्यु का नहीं बताना चाहिए। दूसरी बात एक बहुत मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ कि जब हम ये रीडिंग प्रिडिक्शंस करते हैं तो हमको किसी के लिए भी बहुत सोच समझ के जवाब देना होता है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती आपके जबान पे बैठती है। तो वो टाइम में अगर किसी की मौत के बारे में बताया जाए, बेचारे की किस्मत में नहीं होगा और सामने वाले की टंग पे सिर्फ सरस्वती बैठी हुई है, तो जो नहीं होना वो चीजें भी हो सकती। तो सामने वाले को जब भी आप गाइडेंस करते हो सोच समझ के जिम्मेदारी के साथ में गाइडेंस करना होता है। थोड़ी भावुक बातों के बाद थोड़ा फन लेवल पे लेके जाते हैं इस कन्वर्सेशन को। जी। शादी के लिए हर कोई परेशान रहता है, और बहुत समय से मेरे घरवाले भी एक अच्छा वर की तलाश कर रहे हैं मेरे लिए, और मेरी भी तलाश जारी है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, कुछ अभी तक ही अटका हुआ है। तो मैं चाहूंगी कि मेरी शादी की रीडिंग आपसे मैं ले सकूं। आपका नाम बोल दीजिए। निशा पंजवानी।
देखिए आपके लिए कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। सबसे फर्स्ट कार्ड आता है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ये बता रहा है कि अभी आपके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता इस टाइम है आपके हाथ में, अभी भी सामने है, और नहीं तो ये बहुत जल्दी 3 दिन के अंदर अंदर इसमें आता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स बताता है उस हिसाब से कि 3 दिन के अंदर आपके सामने एक बहुत अच्छा रिश्ता आ सकता है। पूरी संभावना ऑन द वे है एक अच्छा रिश्ता, या हो सकता है कि अभी होगा भी। आप शायद आज भी जाए तो शायद आपके पेरेंट्स किसी 1-2 रिश्तों को लेके आपसे बात करें, उसमें से एक रिश्ता फाइनल होगा। देन इसके अंदर आ रहा है कि ये रिश्ते तो आ रहे हैं, लेकिन आप जो है जैसा लेना चाहिए आपको एक्शन, कर्मा का कार्ड है ये, जस्टिस कार्ड। तो क्या हो रहा है, अगर रिश्ते आ रहे हैं और अगर आप उसके लिए सीरियसली नहीं सोचेंगे तो फिर क्या हो सकता है, रिश्ते आएंगे और चले जाएंगे। तो अभी आपको ना क्या करना है, एक ठहराव लाना है। और पेरेंट्स जो बोल रहे हैं, जहाँ कुंडली मिल रही है, जहाँ सारी चीजें मिलके आ रही है, तो वहां पे आपको एक्शन लेना जरूरी है। बस रिश्ते आ रहे हैं, बस देखते जाओगे, अपनी अपेक्षाओं को, अपनी उम्मीदों के ऊपर थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा 19-20 थोड़ा करना पड़ेगा। अगर वो कर लेती हैं आप, एक बहुत अच्छा डिसीजन आप लेंगी मैरिज से रिलेटेड, और आने वाले 1 साल में आपकी मैरिज होने की पूरे चांसेस आते हैं। देन यहाँ पे आ रहा है कि जिस भी व्यक्ति के साथ में आपकी शादी होने वाली है, बहुत ही अच्छा होगा वो व्यक्ति। इसमें आ रहा है चैरियट कार्ड बताता है कि मतलब एक व्यक्ति है जो रथ के ऊपर सवार होके आ रहा है। तो शादियां ऐसी होती है ना, तो घोड़े के ऊपर या कार में, इस टाइप से। तो ये मान के चलिए कि आने वाले 1 साल में एक बहुत अच्छे व्यक्ति के साथ में आपकी मैरिज होगी। और जहां तक आपको ऐसा लगता है कि नागपुर से बाहर, आप जहां रहते हैं वहां से थोड़ा बाहर आपको जाने, ये मेरा अगला सवाल होने वाला था। हाँ जी। तो ये कार्ड देखिए, कई बार कार्ड जो होते हैं अपने आप में पूरा क्वेश्चन दे देते हैं। तो इसमें आ रहा है कि आपके यहाँ से नागपुर से बाहर ही कहीं आपकी शादी होने के ज्यादा चांसेस है। शायद आप वो नहीं चाहते हो, उस एक कंफर्ट जोन में आप रहना चाहते हो। तो इसीलिए जो है ना, ऑन द वे है बहुत सारी चीजें कि रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अगर आप यहाँ से अगर मूव ऑन होने के लिए रेडी होती हो, तो ये मान के चलिए कि आपके आने वाले बहुत जल्दी, मतलब एक मान के 2 से 3 महीने के अंदर ही आपके यहाँ सेलिब्रेशन होगा, मतलब एंगेजमेंट। देखिए 3 लेडीज हैं जो जश्न मना रही है, उनके आसपास फ्रूट्स हैं, सब कुछ, और देखो गोल्डन यहाँ पे एनर्जीज है, सब कुछ, सारी चीजें क्लियरिटी के साथ में बताई जाती हैं। तो अभी जो जिद है ना कि नहीं मुझे नागपुर में ही रहना, थोड़ा सा उसको चेंज कीजिए। एग्जैक्टली। ठीक है, अगर आपकी डेस्टिनी कहीं और ही लिखी हुई है, तो फिर आप यहाँ पे, मतलब यहाँ पे अगर अटके रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगी। एंड मैम लास्ट कार्ड वो जो दिखा रहे हैं, ये कार्ड बता रहा है कि आप चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपके फैमिली वाले, और आप चाह रहे हैं कि एक जो रिश्ता शायद जहाँ बात चल रही है वहां से जल्दी से हाँ हो जाए। वेट कर रहा है कि व्यक्ति, है ना, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये व्यक्ति वेट कर रहा है, दूर कहीं देख रहा है कि हाँ यहाँ से मुझे कुछ एक मैसेज आने वाला है। तो ये बता रहा है कि आप चाह रहे हैं कि हमारे लिए जो हमने कहीं से किसी रिश्ते के लिए बात की है, वहां से हमको जल्द से जल्द एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। देन आप उस रिश्ते के लिए आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि वहां से शायद रिश्ता जो है पॉजिटिव, वहां से हाँ भी आंसर आ जाए। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैम मैं ऑन इंटरव्यू ये बात कहने से मुझे झिझक नहीं महसूस हो रही है कि शादी के लिए, इसके पहले भी मैंने किसी दूसरे टैरेट कार्ड रीडर से, मेरी फ्रेंड है उससे मैंने रीडिंग ली थी, एंड द चैरियट का कार्ड जो है जी, वो पहले भी निकला था, ये आज भी रीडिंग में निकला है, एंड सामने ही निकला है रीडिंग में जी। मुझे जहां तक कि इस कार्ड का मतलब पता है कि उसमें शिवलिंग भी बना हुआ है, वो थोड़ा शिव जी को भी रिप्रेजेंट करता है। एंड मेरा हर सोमवार का व्रत रहता है शिव जी का जी। तो इसका क्या सिंबलाइज रहता है चैरियट से? देखिए शादी विवाह के लिए जो है, वैसे देखा जाए तो लोग शिव जी की आराधना करते हैं। उसके अलावा मतलब हर एक व्यक्ति को 16 सोमवार वगैरह किए जाते हैं। उसके अलावा देखिए सौभाग्य का एक व्रत जो होता है, हरतालिका, तीजा वगैरह जो है, या जितने भी सौभाग्य से रिलेटेड जो व्रत, ये त्योहार व्रत मनाए जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं शिव पार्वती जी का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये मान के चलिए कि चैरियट कार्ड जो है, इसमें देखिए ये वैसे देखा जाए तो पूरे उधर के हैं, इजिप्ट और रोम और इधर साइड से इसमें है। तो इसमें वो शिवलिंग नहीं होकर वो उस सिंबल का कुछ और मीनिंग है। मैंने जो डीप लेवल का, जो मैंने एक मेरा पीएचडी किया हुआ है मैंने इस पे टैरो के फील्ड में, लेकिन मैं डॉक्टर वगैरह नहीं बताती लोगों को। मुझे लगता है कि नहीं, मैंने मेरे नॉलेज के लिए किया हुआ है, तो मुझे बहुत ज्यादा इसको, लेकिन हाँ उसमें ये कि इसके भी सारे, इसके अंदर एक एक कार्ड के अंदर जो मीनिंग होते हैं ना, हर एक मीनिंग का अपना अपना एक उन्होंने ये बताया हुआ, एक जिसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट दिखाए हुए हैं। तलवार अगर खड़ी है तो फिर वो क्या बता रहा है। कभी कभी आप देखेंगे स्वॉर्ड्स जो होती है वो नीचे ही डाउन होती है, कोई स्वॉर्ड जो होती है आप कुछ किसी कार्ड से नीचे रखी हुई होती है। देन ये जो है अपने हाथ में तराजू लेके बैठा हुआ है, कभी ये खोल रहा होता है, कभी सामने, कभी राइट फेस होता है, कभी लेफ्ट फेस होता है। कार्ड के अंदर जो जितने भी एक वो होते हैं ना कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, उनके एक्शन भी अलग अलग, और इवन एक्शन ही नहीं, उनके एज ग्रुप भी अलग अलग बताते हैं। मतलब कार्ड जो है ये पूरी तरीके से एक इंसान के बारे में बहुत अच्छे तरीके से
और एक अंदाजा बहुत सही तरीके से लगा के गाइडेंस दे सकते हैं। तो चैरियट कार्ड का तो ये है कि वैसे देखा जाए तो मेरे मास्टर्स ने बताया था कि चैरियट कार्ड वो होता है, एक इंसान जो अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर चुका होता है और देन जब वो जीत का जश्न मनाते हुए जाता है, दुनिया उसके पीछे घूमती है। तो आपकी मैरिज एक ऐसे व्यक्ति के साथ में होने वाली है जिसने अपने लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से अपने लाइफ में सीखते हुए सब चीजों को उसने स्वयं फेस करते हुए, किसी के ऊपर किसी को स्पून फीडिंग मिलता है ना कि अपना एक बिजनेस है, आप उसी में आगे बढ़ जाओ। तो ये व्यक्ति जो है वो डाउन टू अर्थ अपने आप को उसने अपने तरीके से अपने अनुभवों के आधार पे बनाया हुआ है। और जब वो फेलियर था ना, उसको लोग बहुत बोलते थे तुम्हारा ऐसा, तुम कुछ नहीं कर सकते, और वही जो लोग थे उनके कारण वो इंसान बहुत टॉप लेवल पे गया हुआ है। और वो जब वो लाइफ में जब सक्सेसफुल हो गया तो दुनिया अभी उनके पास वो सब लोग जो उनको बोलते होंगे वो सब बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते लेके जा रहे होंगे, पर अब आप उनकी डेस्टिनी में हैं तो अब आपको आगे बढ़ना चाहिए उनके लिए। मैम ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऑन इंटरव्यू हम बात कर रहे हैं कि हमें कन्वर्सेशन करते हुए इंटरव्यू में कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ, उसके पहले हम मिले भी नहीं है कभी जी। लेकिन अभी जो हमने रीडिंग ली है एंड आपने कुछ बातें मुझे बताई कि रिश्ते तो आ रहे हैं लेकिन मैं कुछ चाहती हूँ, वो बात आप समझ गए हैं। एंड वो बात रीडिंग में भी निकल के आई है कि मैं नागपुर में रिश्ता करना चाहती हूँ लेकिन बाहर नहीं, और मेरी डेस्टिनी बाहर लिखी हुई है। एंड वो टैरेट कार्ड रीडिंग में हमें शो हुई है, लाइव ये सब हुआ है। बात करेंगे मैम टैरेट कार्ड रीडिंग के बारे में। कुछ लोगों में भ्रम रहता है, वो किस तरह से रहता है और उसे आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो देखिए, मैं इस फील्ड में जब आई ना, जब स्टार्टिंग था मेरा, उस टाइम ये था, मुझे लगता है कभी कभी कुछ विद्या है ना आपको सामने वाला समझे उसके बहुत, आप कभी कभी ना लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय के बहुत पहले एडवांस लेवल का नॉलेज लेके आए हुए होते हैं। और जब मैं कार्ड रीडिंग करती थी नागपुर में, बहुत सी जगहों में मैं जब जाती थी, मैं इवेंट्स एग्जीबिशंस में, तो लोग मुझे ऐसे देखते थे कि क्या फालतू लेके बैठ गए। लोग मुझे बोलते मैडम ये वही है ना जो इसको, मतलब ये वही है ना जिसमें पत्ते पीटने वाला है ना, ये से पत्ते पीटे जाते हैं ना, ये वही है ना तोता वाला जो है ना, जो तोता उठाता है वो वाला पहले वो टैरेट वो वैसा ही आता था कि तोता प्रेडिक्ट करता था कि क्या निकलने वाला है। तो मुझे मतलब लोग ऐसे देखते थे कि मैं मतलब दुनिया का सबसे महामूर्खतापूर्ण काम कर रही हूँ। और लोग पता है ऐसा, मैं यहाँ बैठे लोग खूब दूर से निकल जाते थे। आज वही सारे लोग जो है मेरे क्लाइंट्स हैं, और जब मुझे बोलते हैं, कई बार लोग मेरे को आके यहाँ पे मेरे इस पे बता के जाते थे कि हमारा इस चीज पे बिल्कुल बिलीव नहीं है। आज वो लोग रीडिंग कर रहे हैं, खुद वो लोग कार्ड रीडिंग कर रहे हैं। देन वो आज मेरे पास में आकर काफी सारी चीजें सीख के जा चुके हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बोलते हैं कि मैम हमारा ये टैरो पे विश्वास नहीं है, या हमारा इस पे नहीं उस पे नहीं। उन लोगों को जब मैंने प्रेडिक्शंस बताया, उनका जब परफेक्ट गाइडेंस गया, उसके बाद में मुझे ये खुशी होती है कि आज तो देखिए, आज तो बहुत कॉमन हो गया। आज कोई भी व्यक्ति आपको टैरो कार्ड रीडिंग देखते हुए करते हुए दिख जाता है, लेकिन ये कार्ड जो है ये एक एनर्जीज है जी। और जो सामने वाला हमारे पास रीडिंग करने के लिए आया है, उसके वो भी अपनी एनर्जीज लेके आता है। कभी कभी किसी के पास में कर्स होते हैं ना, कुछ शाप दोष होते हैं, अपने पूर्वजों ने क्या क्या गलतियां की हुई हमें पता नहीं होता, या हम भी कई बार गलतियां करते हैं। किसी के हिस्से का पैसा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि उस व्यक्ति ने अगर उन लेबर लोगों को अमाउंट दे दिया होता, बेचारा क्यों मरता। तो कभी किसी का पैसा ना रखे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। उसमें क्या होता है, हर एक व्यक्ति अच्छे बुरे कर्म के साथ में जब हमारे पास आके बैठता है तो उसकी नेगेटिविटी भी हमारे ऑरा की फ्रिक्वेंसी में आती है, तो उसका क्लींजिंग करना होता है, कार्ड्स का क्लींजिंग करना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसको रिलेटेड करते हुए ही हमको, मतलब उन सारी चीजों को फॉलो करके ही, मतलब कार्ड क्या बता रहे हैं। कभी कभी होता है कार्ड हमको बताना ही नहीं चाहते किसी के लिए प्रेडिक्शंस, फिर हमको डाउजिंग का सहारा लेना पड़ता है, या फिर मैं न्यूरोलॉजिकल कुंडली बनाती हूँ, न्यूमरो कुंडली बनाती हूँ, देन फिर मैं उसे गाइडेंस देती हूँ। जब उनका गाइडेंस हो जाता है उसके बाद में फिर मैं वापस कार्ड्स के साथ ट्राई करती हूँ कि अभी कार्ड इनके लिए आंसर देना चाहते हैं या नहीं। तो जैसे हमारे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो चाहते हैं कि जैसे मैं बोलूँ कि जाइए कोई आया अपने घर में, जैसे आते रिलेटिव्स वगैरह, तो कुछ बच्चे उनके पास बिल्कुल नहीं जाते, कुछ बच्चे जाते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि सामने वाले की एनर्जीज जो होती है बच्चों को उतना पसंद नहीं आती है, या बच्चों को इरिटेट होता है। जैसे हम इतने बड़े हो गए तो भी हमको लगता है कि यार ये रिलेटिव क्यों आ गए, ये ठीक है, हम रूम में आप जब तक जरूरत हो हमको मत बुलाना, हमसे वो जाने लगेंगे तब हम सामने आएंगे। तो क्या होता है, हर एक व्यक्ति की, हर एक वस्तु की एक सबकी एक एनर्जी होती है। तो वो एनर्जी के हिसाब से कार्ड्स जो है वो आपको गाइडेंस देना चाहते या नहीं देना चाहते, कार्ड डिसाइड करते हैं। जैसे मैंने आपको पेंडुलम का बताया था कि वो 2 लड़कियां आई थी, वो झूठ बोल रही थी, जबकि मैं उनको नहीं जानती थी, वो मुझे नहीं जानती थी। अगर वो भाई का भी बोल देती तो भी मुझे क्या फर्क पड़ रहा था। तो उन्होंने एक झूठ क्वेश्चन किया, बराबर वो पेंडुलम बोलता है कि मैं नहीं बताऊंगा। और तब मैं नई थी इस फील्ड में, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि पेंडुलम ने आज तक तो ऐसा कभी किया नहीं कि नहीं हिल नहीं रहा, ऐसे कैसे नहीं हिल रहा वो। फिर जब मैंने उसे पूछा कि क्यों नहीं पूछ, फिर मैंने जब उन्हें क्वेश्चन किया तो फिर उन्होंने खुद ने मुझे सामने से बताया। तो ये सारे जो है ना, ये टूल जो है, ये एक एनर्जी के साथ में काम करते हैं। आप
जैसा डील करना चाहते हो, जैसा आप चाहते हो, उस हिसाब से आपको हमारे साथ में सामने बैठना पड़ेगा। जिम्मेदारी के साथ में हम पर ट्रस्ट करते हुए आपको हमसे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। और ये कार्ड जो है ये बहुत बड़ी विद्या है। जैसे हमारे पुराने धर्म ग्रंथ वगैरह जो है, ठीक उसी तरीके से कार्ड भी बहुत पुराना ओल्ड ट्रेडिशन से आया हुआ है ये। तो इसके साथ में आप गेम जैसा नहीं खेल सकते। ये दैवीय कार्ड्स हैं और ये इनसे दैवीय संदेश ही आपको मिलते हैं आपके लाइफ के लिए। टैरेट कार्ड्स की गहराई के बारे में हमने जाना। अब बात करेंगे अंकों के जादू के बारे में। 1 से लेकर 9 तक की अंक रहते हैं। एक सूर्य को दर्शाता है, दूसरा चंद्रमा को दर्शाता है। इसके बाद आगे अंकों के बारे में बात करेंगे। अंक कैसे हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। देखिए अंक जो होते हैं क्या होते हैं, देखिए हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है। ये हमारे लाइफ में क्या होता है, एक आईडी प्रूफ जो होता है ना, जैसे हम जाते कहीं पे भी, बहुत सी जगह ऐसी थी जहां हम अपने आईडी प्रूफ के बिना हमको एंट्री नहीं होती। तो जब हम इस दुनिया में आए तो एक विशेष डेट पे ही हमारा बर्थ हुआ है। तो विशेष डेट पे बर्थ के साथ साथ हमारा जो जन्म हुआ उस टाइम में क्या तिथि थी, क्या मुहूर्त थी, वो भी मायने रखता है। तो अभी हम यहाँ पे अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो हमारे पास जो डेट ऑफ बर्थ मिली वो हमारा एक खुद का अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ है। और वो एक एक नंबर जो होता है वो एक एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। उसकी एक व्यवस्थित एक निम्रो कुंडली होती है। और न्यूमरोलॉजी में भी बहुत सारे मेथड बताए गए हैं। कीरो का अलग है, उसके अलावा अलग अलग टाइप के वैदिक न्यूमरोलॉजी होती है, उसके अलावा लोशु अलग होती है। बहुत सारे तरीके की न्यूमरोलॉजी के एक कुंडली होती है। उसमें प्रत्येक मतलब एक कुंडली का एक बेसिक जो होता है उसमें अलग अलग जगहों में अलग अलग अंक रखे गए होते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस न्यूमरोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। तो एक डेट ऑफ बर्थ लेने के बाद उसकी न्यूमरो कुंडली बनाई जाती है। देन उसके अंदर कौन सा प्लैनेट आपकी कुंडली में डेट ऑफ बर्थ में है, नहीं है, किस पोजिशन में बैठा हुआ है, उसके हिसाब से सारा वो प्रिडिक्शंस करके और लोगों को हम बताते हैं। साथ में क्या होता है, कभी कभी डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर रिपीट होते हैं, कुछ ओवर एक्टिवेट होते हैं, कुछ उसमें नंबर होते ही नहीं है। जैसे भी 2000 की सीरीज में काफी सारे नंबर मिसिंग होते हैं। हम जो 1990s के बर्थ वाले हैं हमारे पास काफी हद तक नंबर्स होते हैं। तो कौन से नंबर आपकी कुंडली में है, कौन से नहीं है, उसकी एनर्जीज कैसे बैलेंस करना है। अगर वो नंबर नहीं है तो वो क्या आपके लाइफ में कौन सा साइड इफेक्ट लेके आ रहा है, क्या आपके लाइफ में बुरी से बुरी कंडीशंस को अभी आप फेस कर रहे हैं। वो कुंडली बनती है बराबर में लोगों को बताना शुरू करती हूँ कि आपकी लाइफ में ये ऐसा ऐसा है और आपके साथ में ये होता होगा, वो होता होगा। लोग सामने से आश्चर्यचकित होकर देखते हैं कि मैडम आपने इसमें हमने आपको टाइमिंग नहीं बताया है। इसमें हमारी वो जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सारी चीजें वो नहीं, लेकिन हम एस्ट्रोलॉजर के पास में गए थे, उन्होंने भी यही चीजें बताई है जो आप हमको न्यूमरोलॉजी से बताते हैं। जैसे मैम अगर हम बात करते हैं कि हर अंक का अपना महत्व होता है। ड्राइवर नंबर अलग होता है, कंडक्टर नंबर अलग होता है और एक लास्ट जो सभी संख्या को मिला के नंबर आता है। इन तीनों से डिसाइड किया जाता है व्यक्ति के बारे में। जी, वो कैसे अगर हम बात करके चलें, 5, 11, 19, 94। जी, अगर हम इसे 1 करते हैं तो मूलांक बनता है 3। जी। तो क्या वो दर्शाएगा? देखिए नंबर 5 होता है, ये बुध को रिप्रेजेंट करता है। बुध जो है कम्युनिकेशन, मार्केटिंग और अपने लाइफ में आप बोलकर लोगों को कमाते हैं, बोलकर लोगों को गंवाते हैं। तो क्या होता है, बुध जो होता है ना एक्चुअली एक तरीके का मतलब ये होता है कि ये ना एक डोमिनेटिंग टाइप का नेचर वाला नंबर होता है, अगर वो सही तरीके से बुध का नंबर है तो। और नहीं तो ये हो जाता है कि अगर बुध आपकी कुंडली में वीक है तो लोग आपको डोमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि आप सही तरीके से लोगों को डील नहीं कर पा रहे हैं ना। 5 नंबर वाला क्या होता है, लीडरशिप क्वालिटी होती है। वो क्या करता है, अपने साथ बहुत सारे लोगों को यूनिटी के साथ में लेके चलता है और लोगों के लिए बहुत कुछ करता है। मतलब वो एक 5 नंबर वाला व्यक्ति ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं कि हर कोई ऐसा हो, या तो बहुत रिजर्व भी हो सकता है, अक्खड़ रिजर्व और खड़ूस भी हो सकता है, या फिर वो ऐसा हो सकता है कि वो लोगों के लिए आधी रात को भी कोई आए ना आए, 5 नंबर वाला वहां पे पहुंच सकता है। और सारी दुनिया से सारी दुनिया एक तरफ हो सकती है, वो एक अकेला व्यक्ति सबके लिए लड़के और उन लोगों को सेफली वहां से निकाल सकता है। ये नंबर 5 का है। लेकिन अगर नंबर 5 अगर मान लीजिए उसका प्रभाव सही तरीके से आपकी कुंडली में नहीं है, तो यही नंबर 5 जो है, जो काम लोगों को जो दुनिया भर से लड़के सेफली निकाल सकता था ना, दुनिया वाले उसको पीट भी सकते हैं। मतलब ये जो है 5 नंबर जो है वो बहुत ही दमदार नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है। लेकिन यही है कि थोड़ा सा इसमें मतलब आपको अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करके, अपनी बहुत सी चीजें होती हैं उन चीजों को
जैसे मैं आपको बताऊंगी आपका ऐसा है वैसा है, किसी का भी जिसको बताऊंगी, तो वो व्यक्ति मेरे साथ में वो उस चीज को लेके बहुत बड़े बड़े आर्ग्यूमेंट्स कर सकता है। वो अपने तर्क बताकर मुझे नहीं आता उसको ही आता है, इस लेवल तक वो बातें कर सकता है। तो ये नंबर 5 की क्वालिटीज मैंने आपको बताई। ऐसा हर किसी के लिए नहीं, साथ में देखे जाते और बाकी के कौन से नंबर्स हैं। अभी देखिए नंबर 5 का आपने बताया, लेकिन आपने क्या बताया कि उसका पूरा जोड़ के अगर हम देखें तो हमारा कंडक्टर नंबर 3 आता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे 5 नंबर भले ही तहस नहस तोड़ फोड़ या लीडरशिप क्वालिटी वाला है, लेकिन 3 का जो नंबर है वो आता है गुरु पे। तो अगर यहाँ पे अगर ड्राइवर नंबर अगर यहाँ पे कुछ तहस नहस करने भी वाला होगा, तो 3 जो है आपका कंडक्टर नंबर, वो क्या करेगा, आपको अंदर से आपके नॉलेज से आपको लोगों को डील करने के लिए बताएगा। तो जो मुसीबतों में आप फंस सकती थी या फंस सकते हैं अगर किसी का भी है, तो वो नंबर 3 जो है अपने नॉलेज के कारण उन चीजों से सफाई दर, भले ही वहां पे उल्टा सीधा बोल दिया या बात को बिगाड़ दिए, लेकिन नंबर 3 के कारण क्या है कि उसी चीज को बाकी लोगों को जो उसकी बात मान सकते हैं वो उनको साइड में लगा के अपने हिसाब से अपने मोल्ड में ढाल के वो बाजी अपने लिए पूरी तरीके से अपने फेवर में ले सकता है। तो नंबर 3 होने के कारण बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से वो व्यक्ति बच सकता है। अंक शास्त्र के अनुसार अगर मैम देखा जाए तो 7 को लकी 7 क्यों कहा जाता है? देखिए लकी 7 इसीलिए क्योंकि ये 7 नंबर जो है केतु का है और ये आध्यात्म के बहुत हायर स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर मतलब आपको वो लेके जा सकता है। दूसरा ये कि सिक्स सेंस पावर बहुत स्ट्रांग होती है नंबर 7 वालों की, और उनको क्या होने वाला है क्या नहीं बहुत सारी चीजों को वो जानते समझते हैं। लेकिन 7 नंबर को एकदम बहुत लकी नहीं कहा जा सकता। अच्छा। क्योंकि ये केतु का है, और जहां पे केतु का अंक होता है वहां पे क्या होता है, या तो ब्लैक मैजिक अटैक्स हो सकते हैं, या फिर भूत प्रेत निगेटिविटी इस टाइप की जो बातें होती है वो, या फिर उनको बहुत गूढ़ रहस्यमय बातों को जानने में इंटरेस्ट हो सकता है, या फिर वो बहुत रिजर्व हो सकते हैं, या फिर वो इतने ज्यादा मतलब एग्रेसिव हो सकते हैं कि सामने वाले को वो बोल के मतलब धाराशाही कर सकते हैं। तो लॉयर वगैरह जो होते हैं जनरली आप देखना 7, 8 इन नंबर्स पे आते हैं। तो ये यहाँ पे होता है कि इंसान जो होता है ना वो मतलब बहुत रहस्यमय होगा। तो इसलिए आप 7 नंबर को बहुत ज्यादा लकी भी नहीं बोल सकते, अनलकी भी नहीं बोल सकते। डिपेंड करता है कि वो आपको किस टाइप की एनर्जीज दे रहा है। अगर वो फेवर में आ रही है एनर्जीज, तो सबसे पहले तो वो आपको अध्यात्म की ओर लेके जाएगा, या फिर वो आपको बैलेंस बना के रखेगा कि आप कहाँ बोलेंगे कहाँ चुप रहेंगे, कितना उस टाइप का रहेगा आपका। और लोग आपको समझ नहीं पाते, मतलब जैसे आपको मीन्स जो नंबर 7 वाला होगा उसको समझ नहीं पाएंगे लोग एग्जैक्टली इसके दिमाग में चल क्या रहा है, मतलब क्योंकि वो चुप रहेगा। बहुत सारे लोग होते हैं बहुत रहस्य में चुपचाप रहते हैं, अपनी बातें किसी को बताते नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या होता है जहां नहीं बोलना वहां पे बहुत उनका टंग पावर जो होता है ना बहुत स्ट्रांग होता है। नंबर 7 जो है मेटल उसके ऊपर आता है, मतलब मेटल तत्व मेटल एलिमेंट के अंतर्गत आता है। तो ये होता है कि नंबर 7 वाले जो होते हैं ना बहुत स्ट्रांग होते हैं, और वो जो बोलते हैं ना वो बिल्कुल कागजात रुतला वाला जो होता है ना वो बहुत देने वाला। हाँ वो एक तो बोलेंगे ही नहीं, और अगर बोले ना तो फिर वो ऐसा बोलते हैं टू द पॉइंट। तो जनरली लॉयर वगैरह जो होते हैं उनको मैंने 7, 8 केस में देखा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा वो रहते हैं उसमें। इवन ये जो होते सर्जन जो होते हैं ये भी मतलब 7 नंबर जो है, क्योंकि काट पीट बहुत सारी चीजें, क्योंकि एक तरीके से देखा ना बॉडी के अंदर के पार्ट्स को आप देख रहे हो कर रहे हैं, मतलब वो एक गूढ़ रहस्य में मतलब जहां हम नहीं देख सकते हिडन बातों के लिए वो नॉलेज लेकर और लोगों को उसका सर्विस दे रहे होते हैं। तो जितने भी स्पिरिचुअल लोग होते हैं, ज्योतिष, टैरो, इनकी इन सबकी कुंडली में हर एक व्यक्ति जो टैरो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है उसकी लाइफ में केतु जो होता है उसका रोल अहम होता है। जब तक आपकी कुंडली में केतु एक्टिवेट नहीं हो, और केतु एक्टिवेट और राहु डेफिनेटली आपकी कुंडली में एक्टिवेट होने वाला है, क्योंकि राहु केतु दोनों एक दूसरे के साथ में चलते हैं। एक के पास धड़ है, एक के पास शरीर है। तो वो क्या हो जाता है ब्लैक मैजिक अटैक्स, निगेटिविटी, या जो गूढ़ रहस्यमयी बातें हैं जो छुपी हुई हैं उन सारी चीजों को, क्राइम वगैरह बहुत सारी चीजें चलती हैं। मतलब ये जो नंबर्स हैं डिपेंड करता है कि आपके साथ में आपकी डेट ऑफ बर्थ में बाकी और कॉम्बिनेशन क्या है किन किन नंबर्स का। तो वही 7 नंबर वाला आपको एक क्रिमिनल भी दिख सकता है, वही 7 नंबर वाला आपको जज भी दिख सकता है, वही 7 नंबर वाला आपको एक आध्यात्म का बहुत हायर लेवल का व्यक्ति भी दिख सकता है। इसीलिए आप किसी भी नंबर को लकी अनलकी नहीं बोल सकते, हर एक नंबर लकी है। और हर एक नंबर जो डिपेंड करता है कि आप अपने कर्म, पिछले जन्म के कर्म भी डिपेंड करते हैं ना, उन पुण्य कर्मों के आधार पे भी आप अपने लाइफ में बहुत सी चीजें आपको मिलती हैं। मैम आखिरी नंबर के बारे में बात करेंगे जिसके लिए मेरे मन में काफी जिज्ञासा है जानने के लिए। नंबर 4 ये राहु का नंबर होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। देखिए नंबर 4 जो होता है ना ये क्या होता है बैलेंस बना के चलता है, ठीक है। दूसरी बात है कि नंबर 4 जो होता है ये क्या करता है, ये थोड़ा सा ये भी गूढ़ रहस्यमय होता है, और इसको लेकिन ये ना थोड़ा मतलब उसके जो फेवरेट लोग होते हैं उनके साथ में ये सोशल रहना पसंद करता है। अदरवाइज उसके लोग अगर फेवरेट नहीं रहना तो वो क्या करेगा, अपने साथ साथ अपने फैमिली वालों को भी बताएगा ये कि वो लोग ऐसा करते हैं, आपको समझ में नहीं आता। वो पॉलिटिक्स जानता है,
नंबर 4 वाला जो है ना व्यक्ति अमित कौन शाह। कैसा है, हाँ कौन कैसा है उसको ना बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है नंबर 4 वाला। और दूसरी बात ये कि नंबर 4 वाले जो होते हैं ना बहुत इमोशनल होते हैं। अगर वो गुस्से में है, आपको मैं एक बहुत बड़ा सीक्रेट बता, अगर वो गुस्से में है तो आप उनके साथ में अगर प्यार से बात करेंगे तो ही आप उनको, चाहे वो अच्छे बुरे किसी भी ट्रैक में जा रहे हो, आप उनको बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों में लेकर उनको सही ट्रैक पे लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आप गुस्से से बात करेंगे तो या तो वो आपसे बात ही नहीं करेंगे, इग्नोर कर देंगे, या फिर वो इस तरीके से आपको डोमिनेट कर देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो नंबर 4 वाले जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, वो भी स्पिरिचुअल पर्संस हो सकते हैं। और दूसरा ये है कि पूर्वजों की ब्लेसिंग से इनका बर्थ होता है। और ये जहां तक अपना पूर्व में जो अपने फैमिली मेंबर्स जो होते हैं ना, पुराने जो हो चुके होते हैं, उन्हीं में से कोई एक व्यक्ति होता है जो अपने लाइफ में जो उसे छोड़ के गया था, उन चीजों को वापस वो अपने लाइफ में अपना वो चाहता है कि मैं इन सारी चीजों का उपभोग करूं। ये भी चीजें उसमें बोली जाती हैं। तो जो नंबर 4 जो होता है वो पितरों पूर्वजों से रिलेटेड भी बहुत सारी बातों से कनेक्टेड होता है। अगर मैं बात करते हैं इस साल की, यानी कि 2025 की, इसका अगर टोटल निकालेंगे तो ये 9 नंबर निकलता है। 9 नंबर मंगल को दर्शाता है जी। ये साल 2025 क्या लेकर आएगा, किस तरह की घटनाक्रम देखने को मिलेंगे? देखिए 9 नंबर होता है मंगल का, ठीक। मंगल क्या है, सेनापति है। तो सेनापति क्या करता है, अगर वहां पे आपको अगर ऐसी सिचुएशन दिख रही है तो वो राजा से परमिशन लेकर, वो उसके बाद अगर मान लो कोई यहाँ तलवार लेके बैठा है तो सेनापति नहीं, राजा परमिशन देगा तब मैं वो नहीं करेगा ना, वैसा नहीं करेगा। मंगल क्या करता है, उसी वक्त क्विक डिसीजन लेगा और उस चीजों को वो एक्शन लेकर अपने लाइफ में जो चीजें चल रही है, जो कुछ भी सिचुएशन के हिसाब से वो क्विक फास्ट एक्शन लेकर और लाइफ में सारी चीजें आगे बढ़ने वाली है। तो ये 9 जो नंबर है ये क्या करता है कि एक सेनापति जो होता है ना, वो जीत के लाने वाला काम उसकी जिम्मेदारी होती है, टीम लीडर होता है वो। तो ये 9 नंबर जो इस साल क्या होने वाला है, जहां बहुत ज्यादा युद्ध की स्थितियां बनी हुई हैं, वहां पे वो रोकने का भी काम करेगा। क्योंकि सेनापति का काम होता है तो या तो युद्ध जीतेगा या फिर वो युद्ध विराम जैसे कंडीशंस बनाएगा। और अभी देखिए अमेरिका वगैरह में सब चीजें चल रही है, यूक्रेन और रशिया, सारी चीजें जो उनको देखो, एक दो लीडर्स हैं जो बराबर सही तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जगहों में देखिए आपको ये दिख रहे हैं लड़ाई झगड़े, बहुत सी चीजें ऐसी हो रही है। देखिए पाकिस्तान में भी देखो कितना वो सब गाड़ियों वगैरह, गाड़ी को, ट्रेन को उन्होंने हाईजैक कर लिया था। बहुत सारी चीजें आप होती है देखेंगे। इवन आप अभी यहाँ पे देखेंगे आगजनी की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। तो ये सब क्या है, नंबर 9 जो है ये फायर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, मंगल ग्रह। तो ये देखो आगजनी हो सकती है, बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं हो सकती है। उसके साथ साथ ऐसा है कि नंबर 9 जो है काफी टाइम से जिन लोगों के स्टक काम थे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड खरीदना बेचना ये वाले काम होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे जिनकी शादियां नहीं हो रही थी तो उनकी शादियां होने के चांसेस है, शुभ मंगल काम होने के चांसेस है। तो डिपेंड करता है। लेकिन ये क्या होता है, ये रैंडमली बता रही हूँ, जनरल प्रिडिक्शन बता रही हूँ। हर एक व्यक्ति की कुंडली में वो प्लैनेट किस पोजीशन में बैठा हुआ है नंबर 9 उस हिसाब से किए जाते हैं। तो इसमें ऐसा है कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा गुस्से के कारण उनके काम बिगड़ सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सही तरीके से एक्शन नहीं ले पा रहे थे। तो ये नंबर 9 जब उनकी कुंडली में अच्छे तरीके से एक्टिवेट होगा तो अपने लाइफ में वो जो चीजें अभी तक नहीं हो पा रही थी बहुत सक्सेसफुली उनको करने में कामयाबी मिलेगी। तो हर एक नंबर अच्छा बुरा क्वालिटी के साथ में होता है, इसलिए हम डैम श्योर गारंटी के साथ में कोई चीज को नहीं बोला जा सकता जब तक सामने की कुंडली ग्रहों की पोजीशन हम नहीं देख सकते। तो ऐसा क्लियरिटी के साथ में हम नहीं बोल सकते ये ऐसा ही करेगा। मैम हमारे नाम में जितने लेटर्स आते हैं उनका भी मतलब निकलता है न्यूमरोलॉजी से? जी हाँ, इसमें क्या होता है, न्यूमरोलॉजी में हमारे जो ए से लेके जेड तक जो भी अल्फाबेट्स हैं उन सब में किसी न किसी प्लेनेट का नंबर दिया गया है। जैसे ए पे नंबर 1 है, ऐसा करके अलग अलग जो अल्फाबेट्स है उसके ऊपर अलग अलग नंबर्स दिए गए हैं। तो जब हम नेम न्यूमरोलॉजी करते हैं या फिर हमारा सिग्नेचर करेक्शन वाला भी एक होता है, उसमें नेम न्यूमरोलॉजी सिग्नेचर करेक्शन होता है, विजिटिंग कार्ड का भी करवाते हैं, मोबाइल नंबर करेक्शंस होते हैं, बहुत सारे कंपनियों के नेम करेक्शन करने के लिए भी लोग आते हैं। इवन लोग आजकल जैसे न्यूबॉर्न बेबीज को अभी जैसे सिजेरियन से बच्चे होते हैं तो वो पूछ के जाते हैं कि मैडम अभी हम किस डेट पे कौन सी डेट चॉइस करें जिसमें हम अपने बेबी के लिए हम सोच सकते हैं कब हम उनको इस दुनिया में उसने आना चाहिए। तो उसके लिए भी हम कुंडली प्रेडिक्शंस करके उनको बताते हैं कि हाँ ये 3-4 डेट्स बता देते उसमें से जो आपको सुटेबल लगती है और जो बेस्ट से बेस्ट हो सकती है उनको बोलते हैं कि बस इसी चीज पे अगर आप करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा नंबर आपके बच्चे के डेट ऑफ बर्थ में होने के कारण आपका बच्चा इस टाइप का लाइफ जिएगा। हम उसको एक शॉर्ट लिस्ट में उनको चीजें बता देते हैं। तो ये सब चीजें क्या होती है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि वो ग्रह नक्षत्रों के खेल के ऊपर ही सारी चीजें अपनी काम कर रही होती है। जैसे मैम अगर बात करें कि कुछ लोग किसी से सुझाव लेकर अपने नाम में थोड़ा स्पेलिंग में करेक्शन कर देते हैं। ये बात मैंने भी खुद की हुई है। मेरा नाम निशा है, 5 लेटर्स का ये नाम बनता है NISHA।
बट बहुत सालों पहले मैंने खुद से ये करेक्शन करके किया हुआ था। मैं एन डबल ही यूज करती हूँ, तो ऐसे मेरे 6 लेटर्स बनते हैं। तो 6 शुक्र का माना जाता है। जी। तो इससे मेरे जीवन पर नेगेटिव प्रभाव आएगा कि क्या? कैसे आप इसे न्यूमरोलॉजी से देखते हैं? इसमें देखिए ऐसा है कि अपने मन से कभी भी नेम करेक्शन नहीं करना चाहिए, राइट। क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ में कौन से नंबर हैं, कौन से नंबर मिसिंग हैं, और दूसरी बात है कि हमको कौन सा नंबर आपकी कुंडली में ऐसा है जिसको लाने से आपकी बाकी की पूरी कुंडली जो है आपके लाइफ में सही तरीके से आपकी लाइफ में इफेक्ट दे सकती है। तो ये देखा जाता है नेम न्यूमरोलॉजी करेक्शन के टाइम में। अगर मान लीजिए अब जैसे आपने का 6 नंबर है, ऑलरेडी आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 6 है, और अगर वो 2 बार आ चुका हो, और अगर मतलब फिर से अभी आपने अपने नेम करेक्शन से 3 बार भी कर लिया या 2 बार भी कर लिया, तो वो पता है कई बार ऐसे थे, कुछ नंबर ऐसे थे जिसके अंदर आपका मनी भी ब्लॉक हो सकता है, कुछ नंबर ऐसे होते जो आपको लीगल मैटर्स में आपको फंसा सकते हैं, कुछ नंबर ऐसे होते जो एक्सीडेंट आपके लाइफ में उसके लिए भी वो रोल प्ले कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो आपको दिलवा भी सकते हैं, कुछ छीन भी सकते हैं। तो अपने मन से ना करें, किसी एक्सपर्ट व्यक्ति के पास में जाकर ही अपना नेम न्यूमरोलॉजी करेक्शंस करवाइए। अदरवाइज आप अगर करेंगे तो वही है कि बंदर के हाथ में उस तरह दो, वो क्या करने वाला है, तो गला ही काटने वाला है। तो ऐसा ना करें। देख लीजिए कि वो आपकी कुंडली में कौन कौन से नंबर, देखिए क्या होता है ये जो हम करते हैं नेम करेक्शन, इसमें हम यही देख रहे हैं कि जो नंबर आपकी कुंडली में नहीं है, किन नंबर की हम एनर्जी आपके नेम न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन करेक्शंस करके दे सकते हैं। उसके अलावा मोबाइल न्यूमरोलॉजी करेक्शन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। आजकल इस फील्ड में बहुत कुछ चल रहा है अभी, तो उसको देखना पड़ेगा कि वो नंबर हम किन किन तरह से आपकी कुंडली में लाके दे सकते हैं। आजकल मैम बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड बढ़ गया है, किसी को नई फ्लैट स्कीम रखनी है, किसी को रेस्टोरेंट खोलना है अपना, तो वो नाम भी सजेशंस माँगते हैं एस्ट्रोलॉजर्स से कि किस नाम से हमारा लक बढ़ेगा इसमें। तो आपके पास इसके लिए रिस्पॉन्स आता है क्लाइंट्स? डेफिनेटली आता है। आजकल लोग बहुत अवेयर हो गए हैं एक्चुअली। जी। आजकल लोगों को लगता है कि जब हम कर ही रहे हैं, बाद में मुसीबत आए उससे पहले हम शुरुआती सही तरीके से क्यों ना करें। तो इसीलिए आजकल एस्ट्रोलॉजर, एक्सपर्ट लेवल के एस्ट्रोलॉजर्स के पास में, न्यूमरोलॉजी टैरो कार्ड रीडर्स के पास में अगर आप जाते हैं तो डेफिनेटली आपको उनसे बहुत अच्छा गाइडेंस मिलेगा। अदरवाइज बस ये है कि एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन लोग अपना शो ऑफ कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में बार बार वीडियोस बना के डाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं, आप देखिए पहले कि उनका एक्सपीरियंस क्या है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, उसके हिसाब से अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे बहुत अच्छे हमारे फील्ड में बहुत लोग मास्टर से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी नौसिखिए से करेंगे, चाहे कोई भी फील्ड का हो, ना सिर्फ टैरो या हमारी फील्ड से, आप अगर डॉक्टर भी है तो उसको भी पहले काम करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है ना। उसके बाद में देखो, आप चाहे लॉयर हो, चाहे आप सीए हो, हर किसी को अपने एक सीनियर लोगों के साथ में पहले एक टीम वर्क करके उसका एक्सपीरियंस लेकर फिर आगे बढ़ना होता है। तो आप ऐसा है कि अभी सोशल मीडिया के कारण आप देखिए रेमेडीज के पीछे भी बहुत लोग भाग रहे हैं। अभी चल रहा है ट्रेंड की नहीं, ब्लैक काला धागा बांधना चाहिए, कोई बोलते काला धागा पैर में नहीं बांधना चाहिए, शनि को अपने आप बांध लिया। आप बताइए कि ये हजारों सालों पुरानी परंपरा बोलूंगी, मुझे नहीं पता कब से चली आ रही है। जब भी न्यूबॉर्न बेबी होता है तो हम उसके दोनों पैरों में और हाथों में हम काला धागा बांधते, कमर में भी बांधते और गले में भी बांधते। मतलब हमने उस बच्चे के तो हर जगह शनि को बांध दिया। तो कुछ भी लॉजिक लेके ना चले, जो पुरातन पूर्व परंपराएं जो चल के आ रही हैं, उन परंपराओं के ऊपर विश्वास करें, और जहां जिन चीजों का आपको बताया गया उस तरीके से हमको करना चाहिए। नया कुछ बताने के लिए, नई नई रेमेडीज, नया कुछ बताने के लिए कुछ भी चीजों को आप सोशल मीडिया पे देखकर फॉलो बिल्कुल ना करें। आपको कोई भी रेमेडीज करनी, कुछ भी करनी, तो आप जाइए। आप मुझे एक बताइए क्वेश्चन का आंसर, कि अगर मान लीजिए, देखिए गूगल में आजकल किसी भी मेडिसिन के बारे में आप सर्च करते हैं तो उसके बारे में सब कुछ आता है। पेट दर्द है, आप गूगल में सर्च कीजिए और एक मेडिसिन ले लीजिए पेट दर्द की, आप नहीं लेंगे, बराबर है, क्योंकि आपको नहीं मालूम है पेट दर्द का क्या कारण है। 150 से ज्यादा कारण हो सकते हैं पेट दर्द के, सर दर्द के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है पेट दर्द के कारण सर दर्द हो रहा हो, या XYZ आपको हो सकता है सिर्फ फूड पॉइजनिंग के कारण हो रहा हो। आपको अपने गूगल से सर्च कर ले ली मेडिसिन। जब आप मेडिसिन नहीं ले सकते तो आप अपने लाइफ में कौन सा प्लैनेट आपको क्या इफेक्ट दे रहा है, बिना ये चेक किए आप सिर्फ सोशल मीडिया में देखकर आपने जला दी लौंग इलायची, आपने ये कर लिया, आपने वो कर लिया, और पता नहीं लोग क्या क्या चीजें करते हैं। तो लेकिन अगर मान लीजिए जो कर रहे हैं, प्रत्येक जो ये हर्ब्स होती हैं, इलायची लौंग जितनी भी हर्ब्स होती हैं, उन सब के ऊपर अलग अलग प्लैनेट के इफेक्ट बताए गए हैं। जैसे लौंग है, ये मंगल, तीखा होता है, गर्म, वो बॉडी में हीट ही जनरेट करेगा। अभी आप गर्मी में खाइए उसको तो आपको तकलीफ नहीं होनी। तो ऐसे ही क्या होता है, हर एक प्लेनेट, हर एक जो हर्ब्स होती है उसके ऊपर अलग अलग प्लेनेट का इफेक्ट बताया गया है। बॉडी में भी हमारे अलग अलग पार्ट के ऊपर अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में बताया गया कि यहाँ पे इस प्लैनेट का
पोजीशन है। तो ऐसा है कि कोई भी रेमेडीज आप कर रहे हैं तो वो आपकी कुंडली, आपकी सब चीजें कैसे मैच हो रही है उसको देखने के बाद में ही अगर आप करेंगे तभी आपको उसके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। कुछ रेमेडीज है छोटी मोटी, आप अगर उनको कर लेते तो उसका हो सकता है कि रैंडमली आपको किसी एक रेमेडी का बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाए। हो सकता है कि उस टाइम वो प्लैनेट्स के हिसाब से आपको वो उस काम कर रहा हो, लेकिन अब एक रेमेडी काम किया और आप उसको सोशल मीडिया में देखकर अगर आप कर लेते हैं तो जरूरी नहीं हो सकता कि आपका काम बिजनेस में अच्छा चल रहा हो, वो पूरी तरीके से लॉस में भी आप जा सकते हैं। तो कोई भी चीज सोशल मीडिया को देखकर फॉलो मुझे लगता है कि ऑडियंस को नहीं करना चाहिए। आप जाइए, यहाँ पे एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट लेवल के लोग काम कर रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं भी इसीलिए आई हूँ। आपने जो मुझे मौका दिया तो बहुत मुझे खुशी है कि मैं लोगों को सही तरीके से चीजें बता पा रही हूँ कि आपको कैसे लोगों से मतलब कहाँ पे कैसे किस टाइप के एक्शंस लेनी चाहिए जो आपकी लाइफ में आपको खुशहाली देने का काम करे। तो ये जो है आने आपके चैनल में आने का एक कारण यही है कि मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो भी चीजें करें अपने लाइफ में एक्सपर्ट लोगों के गाइडेंस में ही डिसीजन लेके करें। मैम मान के चलते हैं कि किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रह काफी खराब स्थिति में बैठे हुए हैं जी। और उसके बाद उसके जो कुंडली में जो नंबर्स हैं वे भी नेगेटिव दिशा में हैं, तो न्यूमरोलॉजी से आप उनकी जिंदगी में कैसे बदलाव ला सकते हैं? उसमें सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, कुंडली बनाती हूँ, न्यूमरो कुंडली बनाती हूँ। देन देखती हूँ कौन कौन से नंबर कहाँ का है, कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, कौन सा नंबर मिसिंग है। देन उसके बाद में फिर हम उनके लिए क्या करेक्शंस करने हैं, फिर नेम करेक्शन करना है या वास्तु करेक्शंस करना है, कलर थेरेपी करना है। बहुत सारी चीजें एक ही वो होता है, एक ही मॉडलिटी से आप अगर बता रहे उसमें भी बहुत सारे अलग अलग टाइप की थेरेपीज, अलग अलग टाइप की आप रेमिडीज देकर और सामने वाले को उसकी लाइफ में जो वो चाहता है, जो चीजों को लेके परेशान है, उन चीजों को कैसे वो अच्छा कर सकता है उसके लिए गाइडेंस दिया जाता है। और हर एक चीज हर एक व्यक्ति के लिए नहीं, इवन कई बार मेरे पास ट्विंस आते हैं। ट्विंस आते हैं, मैं जब कुंडली लेके बैठती तो बोलते कि हाँ ये जो है ये आपकी बहुत एक्टिवेट होगी, इसका ऐसा ऐसा होगा, लेकिन छोटी वाली है वो उसका ऐसा ऐसा होगा। या फिर कभी कभी बता दी छोटा है जो है आपका बेटा वो बहुत एक्टिवेट है, बड़े का उसका ऐसे ऐसे चलता होगा। अब वो बोलते मैडम आपके पास तो डेट ऑफ बर्थ तो सेम ही है, हम बोलते टाइमिंग अगर देखकर अगर आप बता रहे तो बात अलग होती है। पर वहां पे जब हम बैठते हैं तो अपने आप एनर्जी वाइब्रेशंस के साथ चीजें बस रैंडमली निकलती है। मुझे खुद को नहीं पता होता है कि मैं मुझे कभी कई बार जब मैं रीडिंग करके चले जाते लोग, मैं सोचती हूँ कि अरे मैंने उनको बताया वो अच्छा हुआ कि उन्होंने बोल दिया कि मैंने जो बताया था। फिर मैं कौन होती बताने वाली, मुझे तो जो यूनिवर्स से उनके लिए मिल रहा है मैसेज वो मैं देने का काम करती हूँ। ट्विंस हो या कई बार 3 भाई बहन होते उनके लिए भी बहुत सी चीजें जो होती हैं बहुत अच्छे तरीके से ना मिल जाता है गाइडेंस, तो वो ईश्वर ने चुना हुआ है, बस चीजें सही चली जाती है। इसका जीता जागता उदाहरण आज हमने इस इंटरव्यू में देखा है। मेरी खुद की मैरिज रीडिंग को लेकर बात करेंगे अब रेकी की शांत ऊर्जा के बारे में। रेकी हमें कैसे बदलती है और कैसे इसका हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बदलाव किया जा सकता है रेकी से? देखिए रेकी क्या है, एक यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी है, मतलब एक प्राण शक्ति। हम सीधे सीधे शब्दों में अगर ऑडियंस समझ सके तो बताएंगे ये एक प्राण शक्ति है। प्राण शक्ति कैसी, जैसे देखिए गर्मी के दिन है, अगर आप पेड़ पौधों को पानी नहीं डालेंगे शाम तक मुरझा जाएंगे। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में क्या होता है, जब हम आते हैं यंग एज में, बढ़िया बहुत अच्छे तरीके से हम सारे काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एक जोश होता है जब हम काम करना शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे करके हमारी लाइफ में क्या होता है, हम जो करना चाहते हैं उसमें हम फेलियर होते चले जाते हैं। जरूरी नहीं कि एक जॉब करियर किसी भी फील्ड में आप काम कर सकते हो, या जैसे एक शादी होने के लिए एक लड़की जाती है तो वो अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स देती है कि मैं उस परिवार के लिए सब कुछ करूं, फिर भी उसके लिए अलग अलग तरीके के लोग उसके साथ में सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, अच्छे बुरे हो सकते हैं। तो ऐसी लाइफ में क्या होता है कि इंसान को अच्छा बुरा डील किया जाता है, उसकी लाइफ में अपने अच्छे बुरे एक्सपीरियंस होते हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ में भी भेदभाव होता है, बहुत सी चीजें होती हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि सामने वाला जो होता है ना, मतलब वो हमारा एक इमोशनल जो होता है, वो चीजें इमोशन जब हर्ट होते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे चक्रास के अंदर अलग अलग टाइप के इमोशंस होते हैं। और हमारी लाइफ में हमको जो भी अच्छा बुरा जो मिल रहा है या मिलेगा वो पूरा डिपेंड करता है हमारे चक्रों के ऊपर। और ये जो यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी हमारे सातों चक्रों के अलाइन होकर वो हमारे क्राउन चक्र तक जाती है, मूलाधार चक्र से शुरू होती है जो क्राउन चक्र तक जाती है। तो अब हमारे साथ में हमारे आसपास के लोगों ने कैसे हमारे साथ में डील किया है, तो उसके मैंने हो सकता है कि मम्मी पापा हमारे साथ अच्छा ही डील कर रहे हैं, लेकिन एक ही बच्चा होता है जो बहुत, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत रोते हैं, कुछ बच्चों को बहुत प्यार से ही उनको पैम्परिंग करके ही हम अपनी बातें करवा सकते हैं, कुछ बच्चे का ध्यान भी नहीं दिया तो भी वो अपने साथ में अपने भाई बहनों का भी सब कुछ कर लेता है। तो कुछ लोगों को पनिशमेंट देके करना पड़ता है। तो डिपेंड करता है कि हमारे आसपास सराउंडिंग में हमारे साथ हमारे पेरेंट्स, समाज, आसपास कैसे हमारे साथ में ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि वो जब ट्रीट किया जाता है उसी से आप सीखते हो। कुछ लोग देखते हैं कि हमारे तो कोई करने वाला है नहीं, तो खुद को वो स्ट्रांग बन के अपने लाइफ में अपना
स्टडीज करके अपने लाइफ में सब चीजें करके और अपने आप को बना लेते हैं। कुछ लोगों के साथ में सारा स्पून फीडिंग होता है, सब कुछ रेडी है, सब कुछ है, उसके बाद में भी सामने वाला कर नहीं पाता है। तो ये सारी चीजें कैसी होती है, हमारे जो सातों चक्र होते हैं उसके अंदर अलग अलग मनोभाव होते हैं, उनकी अलग अलग एनर्जीज होती हैं, और वो जब डिस्टर्ब होते हैं हमारे सारे चक्रास, तो उसके साथ में क्या होता है हमारी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, इमोशन, रिलेशनशिप और बहुत सारी चीजें जो होती है वो अपने इन चक्रों के जो ब्लॉकेजेस होते हैं उसके कारण ही हमारी लाइफ में सारी चीजें आना शुरू होती हैं। तो जब आप रेकी सीखते हैं तो रेकी मास्टर क्या करते हैं, आपको सबसे पहले रेकी क्या है ये सिखाते हैं। मेरे कंटिन्यू क्लासेस चलते ही रहते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं और ऑफलाइन भी, मतलब मेरे पास प्रत्यक्ष भी लोग आकर सीखते हैं। तो जब मैं बताती हूँ सबसे पहले तो रेकी का आपको दीक्षा दिया जाता है, जो चक्रास जो आपके के अंदर ब्लॉकेजेस है उसको दीक्षा देकर उसके सारे चक्रास को वापस से वो ब्लॉकेजेस रिमूव करने के लिए रास्ते को, आपके चक्रास की जो वो है एक अलाइन होने का जो एक पाथ होता है उसको हील करने के लिए एक प्रोसेस होता है। देन क्या होता है, वो मूलाधार चक्र से आकर वो जो एनर्जी होती है वापस वो क्राउन चक्र की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट करती है। तो एक एक चक्र जो है वो हील होता जाता है। देन वो आपका 21 डेज में काफी हद तक चीजें आपकी ब्लेस्ड और आपके लाइफ में पॉजिटिव होना शुरू होती है। तो जैसे जैसे आप रेकी सीखते हैं तो आपको, जिस दिन मेरे पास में लोग आते रेकी फर्स्ट डिग्री जब सीखते हैं तो जब आते हैं उस टाइम उनका फेस में उनका फोटो लेती हूँ जब वो आए उसके बाद, और रेकी दीक्षा के डे 1 ही जब वो जाते तो इतना उनका चेहरा खिला हुआ, इतना अच्छा। एक जो होती है ना उम्मीदगी जो होती है उसमें एक उम्मीद की किरण, जैसे ना मैंने आपको बताया था कि अगर हम गर्मी के दिनों में अगर सुबह पानी पेड़ को मत डालो वो वैसा मुरझा जाता है। तो लोग पता है अपनी जिंदगी में इतना फेलियर, इतनी सारी चीजें देखने के बाद मुरझा जाते हैं। तो जब वो आते हैं उनके रेकी दीक्षा के बाद में उनको लाइफ में उसका एक लेक्चर होता है रेकी का, एक बहुत अच्छे तरीके से मैं लोगों को बताती। तो उसके बाद पता है जो नाउम्मीदगी होती है ना, उसमें उम्मीद की किरणें जब लोगों के अंदर जब भरती हैं तो फेस पे ग्लो के साथ में लोग जाते हैं। देन जब वो अपने 21 डेज साधना करने के बाद में लोग मुझे 3 दिन के बाद में ही बताते हैं हमको पहले से बहुत अच्छा है, फिर हमको नींद आ रही है, हमको ऐसा हो रहा है वैसा, वो अपने अपने एक्सपीरियंस लोग बताते हैं, दीक्षा के भी अनुभव बताते हैं। तो रेकी क्या है, टोटली आपको फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, रिलेशनशिप और एक इंसान की लाइफ में जो जो चीजें वो बैलेंस चाहता है उस हर एक चीज के लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से हील करती है। बस आपके चक्रास सही तरीके से जब अलाइन होते हैं ना तो आपकी लाइफ में वो मिरेकल्स होते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। मतलब कई बार मैं देखती हूँ मेरे पास में एक आपको रेकी सीखने के पहले एक लड़की जो है रेकी सीखने के लिए आई, मैरिड थी वो। तो क्या हुआ, जब मेरे घर में फर्स्ट डे 1 आई थी, उस स्कूटी से आई थी वो अपनी, और वो इतनी घबराई हुई थी, गोरी गोरी थी और एकदम ना लाल फेस हो गया था, इतना पसीना टपक रहा उसका, और 2 मिनट वो बोल नहीं पा रही। मुझे लगा कि बाप रे इसके साथ में क्या हुआ, किसी ने सो रास्ते में कुछ किया या कुछ क्या वो, मैं इतनी घबरा गई उसको। फिर मैंने बिठाया, पानी दिया, पानी पीने के बाद में भी 2-3 मिनट वो बोलने की कंडीशन में नहीं थी। फिर मैंने उससे पूछा, मैं घबरा के बैठ गई उसके सामने कि मैं क्या बोलूंगी, कि वो बोलने की कैपेसिटी में नहीं थी। फिर जब मैंने उसको पूछा तो मैंने बोले मैडम मुझे ना स्कूटी चलाने का बहुत डर लगता है, मेरे लाइफ में ऐसा हुआ कि जॉइंट फैमिली में लोगों ने इतना मुझे डोमिनेट किया हुआ था कि मेरा कॉन्फिडेंस मेरा पूरा डावाडोल हो चुका था, और मैं स्कूटी चला के आई तो मुझे इतनी घबराहट हो रही थी, किसी ने मुझे कुछ नहीं किया, मतलब मैं घबराहट के मारे मेरे सामने ये चीजें हो रही हैं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर वो मुझसे रेकी सीखी। रेकी सीखने के बाद में वो नागपुर में थी, जिस दिन वो जा रही थी नागपुर से इंदौर शिफ्ट हो रही थी, तो उसने मुझे बताया कि मैडम मैं जब इंदौर जा रही थी तो हाईवे पे मैंने 4 व्हीलर चलाई हुई है। मतलब ये कि अब जब आप आए थे आपका कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, और वो कॉन्फिडेंस की जो 2 व्हीलर चलाने के लिए जो डरने वाला व्यक्ति, आप सोचिए कि वो 4 व्हीलर और हाईवे पे चला के, कि जहां जहां मुझे लगता था कि सेफ साइड है वहां मैंने खुद ने कार ड्राइव करके और मैं गई हुई हूँ। और आज वो इंदौर में बहुत अच्छे तरीके से लोगों को रेकी सिखा रही है, सब कुछ उसके लाइफ में ब्लेस्ड तरीके से चल रहा है। तो वो उस लेवल पे रेकी होती है जब आपकी लाइफ में लोग आपको होता है ना एक बिल्कुल बताते कि तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप सही मास्टर के पास में जाके अगर रेकी सीखते हैं तो मैं गारंटी देती हूँ लोगों को कि अगर आपके लाइफ में मैंने जैसा बताया अगर उसकी प्रैक्टिस की और अगर आपके लाइफ में अगर नहीं हो रहा चेंजेस, मैं आपको मेरी पूरी फीस वापस करूंगी, लेकिन तब मैं मेरे सामने 21 डेज आपको बिठा के प्रैक्टिस करवाऊंगी। और फिर अगर आपके लाइफ में चेंजेस नहीं आए तो मैं पैसे दे दूंगी आपको वापस, और मैं रेकी प्रैक्टिस ही छोड़ दूंगी। हम ऐसा कहा जाता है कि जब हम किसी व्यक्ति के ऊपर उसे हीलिंग देते हैं, किसी का ऑरा क्लीन रहता है, किसी का काफी कर्ज से भरा हुआ रहता है, ऐसे व्यक्ति को हीलिंग देना, उसके बाद उसकी एनर्जी भी हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो कैसे वो आप क्लीन करते हैं, ऑरा क्लीनिंग करते हैं? देखिए इसमें ऐसा होता है कि वो एनर्जी ऑब्जर्व आपके अंदर कैसे ऑब्जर्व होगी ये डिपेंड करता है। आपको क्या होता है, जैसे आप रेकी मास्टर है तो उनको पता होता है कि हम अपने
ऑरा को कैसे प्रोटेक्ट करें। उसके लिए काफी सारे टूल्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, बहुत सी चीजें होती है। उन सारी चीजों को तो यूज करते हैं ताकि किसी का ऑरा हमारे ऑरा को डैमेज ना करे। पूरे प्रोटेक्शन के साथ में लेके चलते हैं। और रेकी में, देखिए फर्स्ट डिग्री लेवल में क्या होता है कि आप लोगों को टच हीलिंग करते हो, लेकिन रेकी सेकंड डिग्री से मास्टर लेवल तक आपको बहुत सारे उसमें रेकी के सिंबल्स वगैरह दिए जाते हैं। तो उनसे आप डिस्टेंस पहले ही आप अपने रूम को, अपने आप को प्रोटेक्शन में ले सकते हैं। देन ये हो जाता है कि सामने वाले का जो होता है, फिर भी उसके बावजूद भी होता है ऐसा कि हमारी एनर्जीज डिस्टर्ब होती हैं, तो उसमें बहुत सारे जो रेकी का कोर्स होता है उसके अंदर हम बताते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। उन तरीकों से हम बताते हैं। जैसे सॉल्ट थेरेपी सभी जानते हैं, यूनिवर्सल थेरेपी है वो। उसके अलावा बहुत सारी विधियां होती है, जैसे मंत्र चैंटिंग होते हैं और अलग अलग टाइप के हर्ब्स होती है, उसके हम धुआ करना और बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ क्रिस्टल्स वगैरह होते हैं और बहुत सारी, जैसे ये होता है साउंड थेरेपी होता है, साउंड हीलिंग होता है, मंत्रा हीलिंग होता है, बहुत कुछ है। इन सारी चीजों से आप अपने आप को हील कर सकते। हीलिंग स्प्रेज होते हैं, आप सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, कॉफी बाथ ले सकते हैं, बहुत कुछ है। इसमें ये बताना संभव नहीं है कि एग्जैक्टली मतलब क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ है। जब आप रेकी कोर्स करेंगे तो आपको देखा जाता है आपका इंटरेस्ट कितना है, उस हिसाब से आपको कितना ज्यादा से ज्यादा हम दे सकते हैं, उस हिसाब से आपको सारा उस कोर्स के अंतर्गत सिखाया जाता है और बताया जाता है। कभी मैम ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो काफी भारी ऑरा लेकर आ रहा है अपने पास में, उसकी हीलिंग करते हुए अपनी खुद की भी तबीयत खराब हुई है? डेफिनेटली होता है ऐसा, कई बार ऐसा होता है। जैसे स्टार्टिंग में जब मैं रेकी करती थी, काफी अच्छे तरीके की मेरी प्रैक्टिस होने के बावजूद भी मुझे ऐसा होता है कि मेरी गर्दन अकड़ रही है या फिर मुझे हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, तो उसमें कुछ नहीं होता। उसमें वही कि आपको सामने वाले के साथ में कॉर्ड कटिंग करनी होती है। कॉर्ड जब बहुत ज्यादा कनेक्ट होती है तो कॉर्ड कटिंग का भी एक अलग कोर्स होता है, तो कॉर्ड्स कटिंग करनी होती है। देन उसके बाद में उसकी भी ये होते हैं ग्राउंडिंग वगैरह करके, देन मेडिटेशन, ग्राउंडिंग और उसकी बहुत सारी विधियां बताई जाती है। जब हम रेकी ग्रैंड मास्टरशिप करते हैं तो बहुत कुछ बताया जाता है। उसके हिसाब से आपकी लाइफ में आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके वापस अपने आप को रिचार्ज करके एक ब्लेस्ड लाइफ आप जी सकते हो, वापस से आप हीलिंग कर सकते हो। मैडम, मेरा आखिरी सवाल होगा इस इंटरव्यू का। जैसे आपने चक्रास के बारे में बात की, हमारे शरीर में जो हमारे चक्रास रहते हैं, सबसे ज्यादा कौन सा चक्र असंतुलित होता है और उसे ठीक करने के लिए कैसा उपाय रहता है रेकी में? सबसे पहले देखिए मूलाधार चक्र होता है, जो बेस चक्र होता है, फाउंडेशन जिसे कहा जाता है, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड का जो टेल बोन होता है वहां पे होता है। तो आप समझ सकते हैं, जैसे आप बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग का अगर आप फाउंडेशन मजबूत नहीं करेंगे तो कितनी भी सुंदर बिल्डिंग बनाओ, कब गिरेगी आप बता नहीं सकते। तो मूलाधार चक्र लगभग 100% ही बोल सकते हैं, 99%, चलो कोई बड़े लेवल के गुरुज वगैरह जो होंगे शायद, लेकिन वो भी अपवाद स्वरूप ही होता है। लगभग सभी की लाइफ में, इंसान एक मनुष्य जीवन में कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस, प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले मूलाधार चक्र जो होता है वो इफेक्ट होता है। और मूलाधार चक्र जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक आपके बाकी के आगे के चक्रास जो होते हैं, उसके अंदर की एनर्जीज जो होती है, उसके अंदर रेकी एनर्जी का फ्लो नहीं होता। तो मूलाधार चक्र सबसे ज्यादा उसमें ब्लॉकेजेस होते हैं। इसको हील करने के लिए काफी हद तक मतलब ये होता है कि इसमें सबसे पहले रेकी हीलिंग ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप रेकी सीखिए और अपने सारे चक्रों को सही तरीके से अलाइन कीजिए। फिर भी अगर आप रेकी नहीं सीखिए तो आपको अगर लग रहा होगा कि मैं कैसे अपनी एनर्जीज को बैलेंस करूं, तो आपको मॉर्निंग वॉक करना है। हरी हरी घास जो होती है सुबह की, आप उस घास के ऊपर चढ़ना शुरू कीजिए। और उसके अलावा क्या हो जाता है कि जैसे मूलाधार चक्र का कलर रेड होता है, तो रेड कलर जो होता है उसको अपने लाइफ में यूज करना शुरू कीजिए ना। कपड़े क्लॉथ मत पहनिए, क्योंकि अभी समर चल रहा है। गर्मियों में आप रेड कलर पहनेंगे तो आपको खुद ही बॉडी इतनी हीट बढ़ जाएगी कि आपको तकलीफ हो सकती है। जैसे आप टोमेटो खा सकते हैं, गाजर, रेड कलर की चीजें जैसे मसूर की दाल वगैरह हैं वो खा सकते हैं, या रेड कलर की चीजें जैसे छोटी छोटी चीजों को आप अपने आसपास कहीं रख सकते हैं। या फिर आप कुछ क्रिस्टल्स वगैरह होते हैं रेड कलर के, कार्लेनियन वगैरह इस टाइप के। लेकिन वो डिपेंड करता है कि ऐसे नहीं कि मैंने भी आपको अभी इस इंटरव्यू में बताया और आपने मूलाधार चक्र गड़बड़े समझ लिया और आपने पहन लिया। पहले आपको जाना चाहिए मास्टर के पास में, वो चेक करके बताएगा कि आपका सच में मूलाधार चक्र गड़बड़ है या कौन सा चक्र गड़बड़ है जिसके कारण आप अपने लाइफ में इस वक्त प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। बेसिकली मूलाधार चक्र तो हर किसी का गड़बड़ होता है, लेकिन उसके साथ जैसे एक चक्र गड़बड़ हुआ, देखिए माने ये फाउंडेशन ही सही नहीं है तो फर्स्ट फ्लोर थोड़ा बहुत ठीक होगा, लेकिन उसके ऊपर जैसे जैसे आप जाते जाएंगे तो उतनी बिल्डिंग वीक होती जाएगी ना, क्योंकि फाउंडेशन सही नहीं है। फिर भी क्या होगा, अगर ऊपर की बिल्डिंग बहुत जल्दी गिरने के चांसेस है तो भी फर्स्ट फ्लोर फिर भी थोड़ा सा सेफ रहता है। तो डिपेंड करता है कि आपके चक्रास जैसे जैसे आपका नीचे से लेकर जब ऊपर जा रहे हैं तो कौन सा चक्र साथ साथ और बाकी की जो 7 चक्रास है उसमें कौन कौन से चक्रास जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो वो कैसे चेक किया जाता है आपकी लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप, आपका मनी, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है या नहीं। तो प्रत्येक चक्र के अंदर अलग अलग
बताया जाता है गुणधर्म, अलग अलग बातें आपके लाइफ में। अगर मान लीजिए स्टेबिलिटी नहीं है तो कौन सा प्लेनेट है, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है तो कौन कौन से 2-3 आपके चक्रास गड़बड़ हैं, या फिर आप बहुत अच्छे तरीके से, आपको जैसे स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से चक्रास जो है जिनको अपने को हील करना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो हमारे चक्रा हीलिंग के माध्यम से, रेकी हीलिंग के माध्यम से ठीक होती है। कई बार ये होता है सिर्फ नजर लगती है, चक्रास तो सही होते हैं लेकिन नजर लगती है जी। कई बार ये होता है जैसे आप हॉस्पिटल जाइए, वहां से कभी आपको फ्रेश फील नहीं होगा, आपको हमेशा सिर भारी लगेगा, आपको अजीब सा लगेगा, आप बहुत हैप्पी फील नहीं कर सकते हॉस्पिटल से आने के। इवन न्यूबॉर्न बेबी को भी जाएंगे तो भी नहीं हो सकता। तो इस तरीके से क्या हो जाता है कि चीजें डिपेंड करती है कि आप किस वास्तु में रह रहे हैं, कैसे आसपास के लोग हैं और क्या चीजें चल रही है, उस हिसाब से आप कैसे फील करोगे और ये कौन से चक्र की गड़बड़ी के कारण हो रहा है। इस टाइप से सारा प्रोसेस होता है। अगर हम किसी पे आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम रिलेशनशिप्स में लैक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक है। हार्ट चक्र अकेला इसके ऊपर नहीं जिम्मेदार होता, बहुत सभी चक्र, सातों चक्र जो है एक दूसरे से कनेक्टेड। जैसे चक्का कैसे होता है, अगर गाड़ी है 2 पहिए वाली है, 4 उसकी चक्के है, तो कैसे होगा, एक भी अगर थोड़ा गड़बड़ होता है तो बाकी के आगे गड़बड़ होना ही होना है। तो मेरा बताने का मतलब वो ये कि बेस चक्रा अगर गड़बड़ है तो जाहिर सी बात है कि बाकी के सारे चक्रास जो है वो भी कहीं ना कहीं डिफेक्ट होते चले जाएगा उनके अंदर, और वो सब चीजें जो आपकी लाइफ में सही नहीं चल रही हैं उसके लिए अलग अलग चक्रास होते हैं, जिसका यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है। अगर आप रेकी कोर्सेज करते हैं, रेकी के बारे में सही जानना चाहते हैं, तो वहीं पे आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया जाता है, क्योंकि ये पूरे जो लेक्चर्स होते हैं ना, ये 3-3 घंटे के लेक्चर्स होते हैं। जब 3-3 घंटे का लेक्चर है तो आपको इतने छोटे से शॉर्ट इंटरव्यू में उसके बारे में आधा अधूरा नहीं बताया जा सकता। तो आप मैं बहुत देर से मैम क्वेश्चन ये करना चाहती हूँ आपको देखकर, जैसे मैं देख रही हूँ कुछ ब्रेसलेट्स भी आपने कैरी किए हुए हैं और मोती की माला, तो कुछ ऐसे हम ब्रेसलेट से भी रिकवर कर सकते हैं अपने आप को? डेफिनेटली। इसमें क्या होता है कि काफी सारे क्रिस्टल्स होते हैं, उनकी अलग अलग क्वालिटीज होती है, वो आपको कुछ प्रोटेक्शन देंगे, कुछ आपको बैड हैबिट से बचाते हैं, कुछ आपको स्टडीज के लिए, कुछ मनी से रिलेटेड होते हैं। तो अलग अलग प्लैनेट्स होते हैं। आप देखिए सलमान खान भी एक ब्रेसलेट पहनता है। मैं आने वाली थी उस पे। हाँ फिरोजा। जी हाँ, फिरोजा पहनता है। देखिए मैंने भी फिरोजा पहना हुआ है। मैंने भी। तो ये क्या करता है, ग्रेट नेम फेम देने का काम करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर किसी को फिरोजा सूट हो। वो आपको चेक करना चाहिए, उसके बाद में ही कोई भी क्रिस्टल, कोई भी रत्न आप धारण करते हैं तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि हर एक ये जो होता है क्रिस्टल होता है, उसके अंदर अपनी एक एनर्जी होती है। जैसे एमेथिस्ट होता है, वो हर किसी को सूट नहीं होता, मुझे तो बिल्कुल सूट नहीं होता। मैंने 1-2 बार पहना था, मुझे इतने चक्कर आ रहे थे, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर जैसे मैंने वो माला निकाल के रखी है, देन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, ये हर एक क्रिस्टल जो अगर ओरिजिनल है तो वो हर किसी को सूट नहीं कर सकता। आजकल डुप्लीकेट बहुत सारी चीजें चल रही है, इसीलिए लोग बोलेंगे हम तो बहुत दिनों से पहने, हमें कुछ नहीं हुआ। तो डुप्लीकेट है तो वैसे भी वो फायदा भी नहीं करेगा और वो आपको कुछ ही, उसका बस एक शो के लिए आप पहन रहे हैं। तो डिपेंड करता है, क्रिस्टल्स की भी अपनी अपनी क्वालिटीज होती है, क्योंकि वो क्या होता है जैसे जेम्स निकलते हैं ना अर्थ से, वैसे ही क्रिस्टल्स भी अलग अलग जगहों से लाए जाते हैं। उसका शुद्धिकरण होता है, उसको साफ, क्लींजिंग, ग्राउंडिंग सारी चीजें उसी की जाती है। देन आप उसको पहनते हो तो आपको उसका अच्छा इफेक्ट होगा। ये नहीं कि जैसे हम क्या कहते हैं अपने क्लॉथ्स किसी को दे देते हैं, अपनी ज्वेलरी ये वो कि ये भी तुम पहन लो, शादी दीदी मैं लेके जा रही हूँ, ये सब चीजें चल रही हैं। तो क्रिस्टल्स के साथ में आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर आपकी एनर्जीज है। अगर आपने किसी और को दे दिया तो आपकी एनर्जी उसको जाएगी ना, वो क्रिस्टल उसको सही तरीके से इफेक्ट दे पाएगा ना वो आपको इफेक्ट दे पाएगा। तो अपने क्रिस्टल्स जो है किसी ने टच भी नहीं करने चाहिए। अगर किसी ने टच किया तो उसकी पूरी एनर्जी क्रिस्टल ने अगर ले लिया तो उसका अगर बैड लक है वो आपके साथ में कनेक्ट हो सकता है, आपका गुड लक उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कि उसकी लाइफ में जो चीजें हो रही थी वो चीजें मेरी लाइफ में हो रही है, उसका सब अच्छा हो रहा है। कई बार लोग मुझे इस टाइप से बातें बताते हैं। तो क्रिस्टल्स जो है ये एक तरीके से जैसे चिप होता है ना, जैसे हमारे ऑफिस का कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं तो उसको कितना संभाल के रखते हैं, तो क्रिस्टल्स के अंदर भी क्या होता है, वो एक तरीके से हमारा ऑरा, एनर्जीज और हमारा सारा जो मंत्र चैंटिंग जो भी कुछ अपना करते हो वो सारा इसके अंदर एनर्जीज जो होती है वो स्टोर होती है। तो जो टच करेगा उसका, अगर आपका अच्छा एनर्जी है सामने वाले के चला गया, और उसका जो नेगेटिविटी वो आपका क्रिस्टल खींच लेगा। मैम आप टैरेट कार्ड का, न्यूमरोलॉजी, रेकी का नेशनली इंटरनेशनली गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हम और दूसरी तरीके के जैसे कोई भी लोग अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं तो वो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं? देखिए फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे मेरी आईडी है वैशाली सप्रे। आईडी पे आप देखेंगे तो मेरी उस आईडी को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो वहां पे मेरा नंबर आपको मिल जाएगा।
देन आप मुझे यूट्यूब चैनल पे भी टैरो रीडर वैशाली के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, वहां पे भी आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, वहां पे मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा। और आप वैसे भी सोशल मीडिया में आप मुझे सर्च कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी आप मुझे सर्च कर सकते हैं, टैरो रीडर वैशाली के नाम से है, टैरो न्यूमरोलॉजिस्ट वैशाली के नाम से आप इंस्टा पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं। और मेरे नंबर्स भी मैं चाहूंगी कि स्क्रीन पे आप दिखाएंगे, तो उस हिसाब से लोगों को वो नंबर्स के जरिए मेरे साथ में लोग कनेक्टेड हो सकते हैं। उसके अलावा मैं एग्जीबिशंस इवेंट्स मेरे होते हैं, सोशल मीडिया पे मेरा अपडेट आते रहता है, उन सभी माध्यम से आप मुझसे कनेक्टेड हो सकते हैं। ज्योतिष ये इतना गहन विषय है, साथ ही साथ टैरोट कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी और रेकी, जिससे हम सामने वाले को उसके जिंदगी में सही दिशा दे सकते हैं। बहुत ही गहन सब्जेक्ट है। बहुत सारे सवाल थे मेरे मन में जो आज मैंने पूछे, और मैं उम्मीद करूंगी कि आपके जो सवाल होंगे वे इस इंटरव्यू में कुछ हद तक ही आपको भी सुझाव दे पाए होंगे। ज्योतिष टैरोट कार्ड ये हम नहीं चुनते हैं, ये हमें चुनते हैं। ये इस इंटरव्यू से आज यहाँ पर मालूम पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए।